नमस्कार साथियों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग जो है मैराथन कवर कर रहे थे। मैं आपको यूपी जो लेखपाल है ना, इसका पूरा सिलेबस कवर करा दूंगा। बस आप ध्यान से हमारी चीज़ें देखते चलिए। और मैं सिर्फ आपको पढ़ाऊंगा नहीं साथियों, आपको याद करना सिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। आप इससे पहले देखे होंगे इंडियन ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई है। अगर वो क्लास कर लेंगे तो पाँच में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो आराम से कर ले जाएंगे। और हो सकता है पाँच में पाँचों कर ले जाएं आप, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक साथियों, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। उसमें मैंने इतनी ट्रिक बताई है, लॉजिक बताए हैं, कॉन्सेप्ट बताए हैं, आप जरूर एक बार देखें उसे। यूपी जी के इससे पहले मैंने आपको कराया है, एक मेरी प्लेलिस्ट है, उसे आप जरूर देखा करिए। यूपी ट्रिपल एस सी जो है, यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम्स स्पेशल, एग्जाम्स स्पेशल जो है मैराथन प्लेलिस्ट है, उसे आप जरूर देखिए साथियों। बहुत बेनिफिट एग्जाम में करेगी, यकीन मानिए। अब हम आज देखेंगे जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का मैराथन, यानी एनवायरमेंट इकोलॉजी का मैराथन देखेंगे। उसके बाद साथियों अगर मैं बात करूं तो हम लोग इसके पीवाईक्यू भी करेंगे अगले दिन सुबह। ठीक, क्या कौन से पीवाईक्यू करेंगे? तो हम लोग जो है एनवायरमेंट इकोलॉजी के 1000 पीवाईक्यू मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद जो है ये मैराथन, ऐसा नहीं कि एक ही मैराथन इसकी आएगी, एक और मैराथन ले लूंगा मैं, तो 2 मैराथन आपकी इसकी हो जाएंगी और एक पीवाईक्यू की, यानी 3 मैराथन पर्यावरण और पारिस्थितिकी की हो जाएगी, ताकि कुछ छूटे ना हमारा। 5 में कम से कम 5 क्वेश्चन हमारे सही हो जाएं। ठीक साथियों, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पर्यावरण की अगर मैं बात करूं साथियों, इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपको पता होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। साथ ही देखिए, अगर आपका पर्यावरण खराब हो जाए तो आपको दिन भर खांसी आएगी। आएगी कि नहीं? बहुत खांसी आएगी, धूल के कण होंगे, बहुत परेशान है। खांसी 86, खांसी 86, समझ सकते हैं? थोड़ा बहुत रिलेट हो रहा है हल्का सा। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? 1986, यानी खांसी 86, खांसी थोड़ा सा रिलेट हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं कि पर्यावरण क्या होता है, तो पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरी जैविक व अजैविक दशाएं तथा इनके मध्य अंतर संबंध को दर्शाता है। जैसे देखिए, जैविक और अजैविक, इनके मध्य जो अंतर संबंध होता है ना, और जो चीज, जैसे मान लीजिए इंसान है, तो इंसान इन्हीं के मध्य घिरा रहेगा ना। तो वही जो है कह रहा है ना कि जो है पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरी जैविक एवं अजैविक दशाओं तथा इनके मध्य अंतर संबंधों का क्या है? अध्ययन है, पर्यावरण कहलाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक, यहाँ देखिए लिखा है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी इकोसिस्टम की बात किया है, तो ये इकोसिस्टम है साथियों। क्या है? इकोसिस्टम। आपको इससे टेंशन नहीं लेनी है, इसमें सब कुछ आ जाएगा, आपका पर्यावरण वगैरह सब कुछ आ जाएंगी। देखिए ये यकीन मानिए, जितनी बड़ी पीडीएफ है ना, ऐसा नहीं इसे बहुत बड़ी भी हो सकती है, मैं इसे और बड़ी कर सकता हूँ, लेकिन जितनी काम की चीज़ें वो सब दी हैं, और मैं ये सारा फैक्ट आपको याद करा दूंगा। बस इतना आपको मान के चलना है, इसे रट लेना है, इससे बाहर शायद ही आपको जो है पढ़ना पड़े। अब देखिए मैं आपको आगे ले चलता हूँ। देखिए जो हमारा, जो अगर मैं बोलूँ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी क्या है? साइंस की एक शाखा बायोलॉजी है, और बायोलॉजी की एक शाखा है इकोलॉजी। क्या है? इकोलॉजी। और इकोलॉजी की एक शाखा क्या है साथियों? तो इकोसिस्टम है। ठीक, यानी बायोलॉजी जो है साइंस की एक शाखा है, और बायोलॉजी की एक शाखा है इकोलॉजी, और इकोलॉजी की एक शाखा है इकोसिस्टम। अब देखिए कैसे याद करना है। पहले हम मैं यहाँ से पढ़ना शुरू करता हूँ। देखिए साथियों लिखा है पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है, समझ सकते हैं ना, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। इकोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आपसे जो डिफिनीशन है बहुत कम पूछेगा, या फिर हो सकता पूछ भी सकता है, लेकिन ना के बराबर। 2 फैक्ट यहाँ पे हैं, आप कंफ्यूज बहुत होते होंगे, आज के बाद नहीं होंगे। लिखा है अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ओकियोलॉजी नाम से वर्ष 1869 में किया। देखिए इकोलॉजी शब्द किसने दिया? हैकल ने दिया। ठीक, इकोसिस्टम, टम टम यानी टा है ना, इकोसिस्टम टा से टांसले, तो टांसले ने कौन सा शब्द दिया? इकोसिस्टम दिया। कब? 1935 में। और जो इकोलॉजी किसने दिया? हैकल ने दिया। कब दिया? 1869 में। तो पहले हैकल आए, उसके बाद टांसले आए। ठीक, समझ में आएगा कि नहीं बात को? तो हैकल यानी इकोलॉजी, हैकल इकोलॉजी, हैकल इकोलॉजी, और जो टांसले यानी सिस्टम, इकोसिस्टम। ठीक, इकोसिस्टम टांसले। समझ में आएगी नहीं बात को? तो ये 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है यहीं से एक क्वेश्चन बन जाए आपका। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र के घटक की बात करूं तो देखिए जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं, और एक होते हैं ऊर्जा घटक। ऊर्जा घटक में जैसे तापमान है, ऊष्मा है, ये सब आते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो 2 हैं।
जैविक घटक और अजैविक घटक है। जैविक घटक में जैसे उत्पादक हो जाएगा, जैसे पेड़ पौधे हैं, उपभोक्ता जैसे हम लोग हैं, अपघटक जैसे जो कुछ छोटे छोटे कीट वगैरह हैं वो हम अभी देखेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे अपघटक जैसे बैक्टीरिया हैं, कवक हैं, ये सब अपघटक हो जाएंगे। ठीक, मैं मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, उसकी टेंशन ना लीजिए। तो ये समझ में आया कि नहीं? आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक नहीं है। तो जैविक घटक 3 हैं, एक उत्पादक है, एक उपभोक्ता है, एक अपघटक है। कौन जैविक घटक कौन कौन है? उत्पादक है, उपभोक्ता है, अपघटक है। अजैविक घटक जैसे भौतिक कारक में बात करूँ तो तापमान है, आर्द्रता है, प्रकाश है, स्थलाकृति है, वायुदाब है, ये भौतिक हो जाएंगे। अकार्बनिक जैसे जल है, मिट्टी है, खनिज है, चट्टान है, वायुमंडल है। और कार्बनिक घटक में जैसे प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट्स है। एक क्वेश्चन इस स्लाइड से बन सकता है साथियों, तो याद करेंगे, रट लीजिए। जैसे वैसे भी अगर आपको ये सब नहीं याद है ऐसे ना इस तरह, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अजैविक घटक में कौन आएगा, तो जल आएगा, मिट्टी है, खनिज है, चट्टान है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन कम्युनिटी पोस्ट किया था, ध्यान दिए होंगे तो वैसे याद कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से भी बन सकता है साथियों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, जैविक घटकों को 3 भागों में विभाजित किया गया। जो जैविक घटक है 3 भागों में, कौन कौन से? उत्पादक हो जाएंगे, उपभोक्ता हो जाएंगे और अपघटक हो जाएंगे। अब देखिए उत्पादक कौन होंगे, जैसे इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आएंगे, कुछ जो है खास जीवाणु और शैवाल आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से अपना भोजन बना लेते हैं, यानी ऊष्मा के जरिए, प्रकाश ऊष्मा के जरिए क्या करते हैं, अपना जो है भोजन बना लेते हैं। तो इसमें पेड़ पौधे आ जाएंगे, उत्पादक ये हो गए। अब देखिए उपभोक्ता में 3 तरह के हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक में चरने वाले पशु जैसे बकरी है, खरगोश है, ऊँट है, टिड्डा है, जो केवल ये चरते हैं। ठीक, चरने वाले। द्वितीयक में शाक भाजी या अन्य प्राणियों पर निर्भर होने वाले, जैसे सांप है, भेड़िया है। ठीक, तृतीयक में जो प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ता को अपना आहार बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, जैसे बाज है, शेर है। ठीक, इसी में अगर आदमी भी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंसान भी क्या है, उपभोक्ता है साथियों। समझ में आया कि नहीं? वो क्या खाता है, देखिए घास फूस तो खाएगा ही, इंसान भी मतलब प्राणी जैसे मुर्गा है वो भी खा सकता, बकरी, भेड़, ये सब खा सकता है, उसके लिए क्या है ना। तो ये चीज़ है, आपको याद रखना है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है ये। मतलब पूछेगा नहीं ऐसे, लेकिन सोचने के लिए हल्का सा तो याद कर सकते हैं ना। समझ में आया कि नहीं? देखिए यहाँ पे क्या है, द्वितीयक में जो इन पर निर्भर है, दूसरे पर मतलब अन्य प्राणियों पर निर्भर है वो द्वितीयक में आ जाए, जो केवल पेड़ पौधों पर निर्भर है वो पहले पे, और जो दोनों पर निर्भर है वो तीसरे में आ जाएंगे। अब घटक की बात करूँ तो इसमें मुख्यतः जो है बैक्टीरिया व कवक आते हैं। ये पोषण जो है मृत कार्बनिक पदार्थ या मतलब ये जो है साफ सफाई का काम कौन करते हैं, तो अपघटक करते हैं। बस इतना आपको याद रखना। ठीक साथियों, आगे देखते हैं क्वेश्चन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 10% जो का नियम जो है किसने दिया, तो लिंडमान ने दिया 10%। 1942 में लिंडेमान ने प्रतिपादित किया 10% का नियम। शाकाहारी जंतु द्वारा उत्पादित की गई जो है शुद्ध प्राथमिक उपभोक्ता का 10% भाग अपने में संचित रखना है। मांसाहारी जंतु द्वारा शाकाहारी जंतु का भक्षण, शाकाहारी की 10% ऊर्जा संरक्षित होती है। यानी कहने का मतलब है कि ये 10% का नियम जो है ये आगे 10% ही मतलब ट्रांसफर होता है, बस बाकी नहीं ट्रांसफर होता है। जैसे खाद्य कड़ी में प्रत्येक स्तर जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक पर उपभोक्ता द्वारा केवल 10% संचित ऊर्जा का अपने शरीर भार में रूपांतरण होता है। ये आपको याद रखना है। ये सब कहानी आपको याद रखने हैं, नहीं रखना है। आपको ये याद रखना कि लिंडमान का नियम क्या है, तो 10% का नियम है। और कब दिया गया, तो 1942 में। देखिए टांसले इकोसिस्टम, ठीक, हैकल इकोलॉजी, ठीक। जैविक घटक में कौन कौन आएंगे, उपभोक्ता और उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक आ जाएंगे। अजैविक में जैसे जल है, मिट्टी है, ऊष्मा है, ऊर्जा है, प्रकाश है, ठीक, ये सब इसमें आ जाएंगे। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट ये कार्बनिक अजैविक घटक हो जाएंगे। तो इस तरह आपको याद रखना है, बार बार 2-3 बार देखेंगे सब रट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव केवल एक दिवसीय होता है, यानी एक दिवसीय होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मतलब यहाँ पे केवल एक दिवसीय होता है, यानी एक दिशा में इसका जो है क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का प्रवाह अजैविक प्रणाली से जैविक प्रणाली की दिशा में होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, अजैविक प्रणाली। अब बताइए पेड़ पौधे किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, पेड़ पौधे जो
बनाते हैं भोजन अपना, वो किससे बनाते हैं? अजैविक प्रणाली से। अजैविक प्रणाली में कौन आएंगे? जैसे ऊष्मा है, प्रकाश है, तापमान है, ये सब इसी में आता है, प्रकाश वगैरह इसी में तो आएगा, तो उससे पेड़ पौधे बनाएंगे। अब बताइए, पेड़ पौधे अजैविक से बनाए हैं तो वो जैविक प्रणाली की दिशा में होता है कि नहीं? ऊर्जा का प्रभाव होता है ना, सीधी सी बात है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। एक ये कि एक देशीय होता है ऊर्जा का मतलब ये जो है जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव जो है केवल एक देशीय होता है, ये याद रखना है। समझ में आया कि नहीं? कुछ समझ में आई? पिरामिड देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखा चित्रीय रूपांतरण को जीव भार का पिरामिड कहते हैं। जीव भार मतलब जो पिरामिड होता है वो सदैव जो है सीधा होता है साथियों। क्या होता है? तो सदैव सीधा होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, इसे हम थोड़ा और अच्छे से अगर बताना चाहें तो मैं बता दे रहा हूँ, एक सेकंड। ठीक, मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ, अलग से सोच रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये क्या होता है, सदैव आपसे पूछे कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है इकोसिस्टम में वो कैसा होता है, तो सदैव सीधा होता है साथियों। क्या होता है? सदैव सीधा होता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैसे तालाब जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है। जलीय जीव भार में मतलब इसमें क्या होता है कि इसका जो पिरामिड होता है वो उल्टा होता है। उल्टा कहने का मतलब है जैसे मान लीजिए इस तरह साथियों, इस तरह बनता है, जैसे ये है सीधा, ऐसे क्या होता है, ये होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा होता है। ये पिरामिड है सीधा, ठीक, ये वाला क्या है? सीधा। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। कह रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसे होता है? सीधा होता है। लेकिन जो ये अगर मैं बात करूँ तो जलीय में कैसा होता है, तो कैसा होता है साथियों? उल्टा होता है। ठीक, अब देखिए इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको मतलब बताना चाहता हूँ, अलग से चीज़ें बताना चाहता हूँ। देखिए जीवों की संख्या बायोमास ऊर्जा मतलब कमी को दिखाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे पारितंत्र में क्या होता है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर जाने पर जीवों की संख्या या बायोमास और ऊर्जा में इस प्रकार कमी होती है कि उसका आकार पिरामिड जैसा दिखने लग रहा है। जैसे मान लीजिए जैसे ये है एक मतलब यहाँ मान लीजिए बहुत सारे जीव हैं, छोटे 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 छोटे, इनको कौन खा गया? ऊपर का कोई एक जीव खा गया। ठीक, उसके बाद इनको क्या खाया? कोई ऊपर का खा लिया, और जो सबसे ऊपर बैठा है इन सबको मतलब यहाँ से नीचे से शुरू हुआ ऊपर तक गया, यानी संख्या पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड आप देखे होंगे अलग अलग ना साथियों। पारितंत्र में जो है एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर में जाने पर जीवों की संख्या में इस प्रकार कमी होती है कि उसका आकार जो है पिरामिड जैसा दिखने लगता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संख्या पिरामिड कहते हैं। अगर मतलब इस तरह दिख रहा है कि संख्या की कमी हो रही है तो संख्या पिरामिड, अगर ऊर्जा की कमी हो रही तो ऊर्जा पिरामिड। समझ में आया कि नहीं? संख्या पिरामिड हमेशा उल्टा और सीधा बनता है। जैसे घास पारितंत्र, वृक्ष पारितंत्र, जैसे घास का मैदान है, संख्या अधिक है। अब देखिए कैसे मैं बता दूँ, यही सब तो थोड़ा समस्या होता ना इनमें सब में जो है बहुत, फिर एक तो बोर्ड हो भी सामने तो उसमें बढ़िया बता सको। जैसे देखिए संख्या दो तरह में बता रहा हूँ, एक बायोमास पिरामिड बता रहा हूँ, एक संख्या पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड, तीन तरह के पिरामिड हैं, वो मैं यहीं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको। ठीक साथियों, देखिए एक है संख्या पिरामिड, कभी भूलना नहीं, अभी मैं बता दे रहा हूँ, यहीं पे क्लियर कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड, एक क्वेश्चन हो सकता है बन जाए यार यहीं से, और जो है ऊर्जा पिरामिड। ठीक, ऊर्जा, अरे यार ये बायोमास है पिरामिड और ये है ऊर्जा पिरामिड। देखिए साथियों संख्या पिरामिड में क्या है कि इसमें जो है दो तरह के बनते हैं, एक है घास पारितंत्र, ठीक, और एक साथियों कौन सा है? वृक्ष पारितंत्र है। कौन सा है? वृक्ष पारितंत्र है। अब देखिए जो घास पारितंत्र है उसमें इस तरह का पिरामिड बनता है, कैसे? ऐसे बनता है। और घास वाले में कैसे बनता है? ऐसे। अभी देखना कैसे बता रहा हूँ। वृक्ष वाले में ऐसे बनता है, घास वाले में ऐसे। देखिए मान लीजिए ये घास का मैदान है तो सीधी सी बात इसकी संख्या अधिक होगी, घास का मैदान है इसकी संख्या अधिक होगी कि नहीं? लेकिन घास को खाने वाले लोग कम होंगे, यानी जो शाकाहार होंगे वो कम होंगे कि नहीं? बताइए साथियों, शाकाहार यहाँ पे कम, अरे यार शाकाहार यहाँ पे कम होंगे कि नहीं? यानी घास की संख्या अधिक है, उससे कम क्या है? इसे खाने वाले लोगों की, और शाकाहार को खाने वाले लोगों और कम होंगे, मांसाहार ऊपर होंगे, यानी शाकाहार से कम। तो अब देखिए यहाँ पे सीधा बना कि नहीं? घास का पिरामिड सीधा बना ना, यानी घास की संख्या सबसे अधिक है, उससे कम क्या है? शाकाहार, यानी जो घास को खाएंगे उससे कम है, घास से कम ये है, और शाकाहार से कम क्या है? तो शाकाहार से कम मांसाहार है। समझ में आया कि नहीं? तो ये सीधा पिरामिड बना कि नहीं साथियों? संख्या के आधार पर दिख रहा है ना ये पिरामिड। अब देखिए इसमें वृक्ष पिरामिड है, यानी वृक्ष पारितंत्र। अच्छा बताइए ये ऐसे है मान लीजिए, ठीक,
सूक्ष्म जीव, यहाँ पे सूक्ष्म जीव होंगे सबसे अधिक होंगे, सब सूक्ष्म जीव सबसे अधिक होंगे कि नहीं सूक्ष्म जीव, उनसे जो है पक्षी होंगे, उनसे कम क्या होंगे पक्षी, और उनसे कम क्या होगा वृक्ष होगा। तो वृक्ष सबसे कम होगा कि नहीं, तो वृक्ष सबसे कम है, पक्षी उससे थोड़ा ज़्यादा है, उसके बाद फिर उससे ज़्यादा क्या है ये हो जाएगा, संख्या अधिक है। समझे, ये संख्या के आधार पे है। लेकिन हमें जो साथियों पढ़ना है वो बायोमास के आधार पे और ऊर्जा के आधार पे पढ़ना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए साथियों, बायोमास के आधार पे क्या होता है कि सबसे ऊपर जैसे मान लीजिए भेड़ है, तो भेड़ मतलब सबसे ऊपर शेर है। अब देखिए नीचे क्या है यार, ये बहुत बड़ा मतलब खतरनाक प्लेयर है ये सब। देखिए यहाँ पे मान लीजिए घास है, मैंने अभी आपको पढ़ाया कि घास है, घास मान लीजिए इसका बायोमास सर्वाधिक है। यहाँ पे मान लीजिए 1000 केजी जो है ये घास है, ठीक। इसको कौन खाएगा बकरी, तो इसको ऊर्जा मिली। बकरी को कौन खाएगा तो कम ऊर्जा मिलेगी ना, सबसे ज़्यादा यहाँ पे है। उसके बाद फिर बकरी को भेड़ खाया, भेड़ को शेर खाया। तो अब देख सकते हैं कि इसका जो बायोमास सबसे कम किसका होगा, बकरी मतलब भेड़ का होगा या शेर का होगा। सबसे कम किसका होगा, शेर का होगा। उसके बाद बकरी, उसके बाद मतलब सबसे कम इसका, और उससे ज़्यादा भेड़ का, भेड़ से ज़्यादा बकरी का, बकरी से ज़्यादा यहाँ पे, ठीक साथियों। अब आइए थोड़ा हम तालाब में बनाते हैं साथियों बायोमास। देखिए बड़ी मछली सबसे ऊपर होगी, बड़ी मछली, उसके बाद है छोटी मछली, उसके नीचे कौन है जियो जो है प्लांकटन यानी फाइटोप्लैंकटन होंगे। तो सबसे नीचे फाइटोप्लैंकटन, उसके ऊपर छोटी मछली, फिर बड़ी मछली। ये समझ में आया कि नहीं। तो देखिए आप ये उल्टा बन रहा है, ये वाला सीधा बन रहा है। तो यानी बायोमास जो पिरामिड होता है वो मतलब उल्टा बनता है और सीधा बनता है, दोनों तरह से बनता है। और जो संख्या पिरामिड है ये भी जो है उल्टा बनता है सीधा बनता है, दिखाया मैंने ना, सीधा उल्टा। और ये भी जो है उल्टा और सीधा बनता है बायोमास पिरामिड। अब देखिए ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है। यही तो क्वेश्चन था हमारा, यही तो क्वेश्चन था। मैं वीडियो नहीं काट रहा हूँ, थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा बहुत अच्छे से नहीं बता पाया यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको देखना है। इसके आगे मैं चीज़ें बहुत अच्छे से याद कराऊंगा। देखिए ये एक्चुअली ना होता क्या है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो सारी रट के बता पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, समझ के बताना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा दिक्कत है। लेकिन समझ में आई होंगी चीज़ें कि जो संख्या पिरामिड उल्टा और सीधा बनता है, संख्या पिरामिड याद करना है बस। बायोमास पिरामिड उल्टा और सीधा दोनों बनता है, लेकिन ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा बनता है। ये बात बताने के लिए मुझे इतनी कहानी आपको बतानी पड़ी, ठीक। अब जैसे देखिए जलीय पारितंत्र में तालाब जीव भार का पिरामिड उल्टा होता है, बताया ना, उल्टा तो होगा ही, सीधी सी बात है भैया। यहाँ देखिए सबसे नीचे फाइटोप्लैंकटन, उसके ऊपर जो है उससे ज़्यादा जू प्लैंकटन, मतलब सबसे अधिक जो बायोमास होगा, सबसे ज़्यादा बायोमास किसका होगा, बड़ी मछली का सबसे ज़्यादा बायोमास होगा ना, सबसे कम उसके बाद फिर छोटी मछली, फिर उससे छोटी मछली, फिर सबसे कम बायोमास किसका होगा, फाइटोप्लैंकटन का। तो ये जो है बायोमास के आधार पर है, यानी जीव भार के आधार पर है। समझ में आएगी नहीं, जीव भार के आधार पर उल्टा जो है तालाब का कैसा होगा, उल्टा पिरामिड होगा, जो अभी मैंने बताया। समझ में आया कुछ कि नहीं आया ना। चलो अच्छा अभी बताता हूँ, सीधा वाला देख लीजिए। पारितंत्र में एक पोषण से दूसरे पोषण स्तर पर जाने पर केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। कितनी, 10% ऊर्जा। अतः ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा बनता, सीधा। जैसे देखिए साथियों यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मान लीजिए घास है, यहाँ पे सबसे नीचे क्या है, घास है, इसके पास कितनी है 1000 कैलोरी है, तो इसका 10% ही आगे जाएगा यहाँ पे, तो ये फिर हो जाएगा 100 कैलोरी, यहाँ पे 100 कैलोरी, इसका 10% यहाँ पे 10 हो जाएगा, इसका 10% यहाँ पे 1 कैलोरी। तो अब देखिए ये सीधा बन रहा है कि नहीं, पिरामिड हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। समझ में आएगी नहीं। तो ये इतनी जानकारी थी, आप ज़्यादा न जानिए भैया, नहीं तो पागल हो जाएंगे हम भी, आप तो हो ही जाएंगे, ठीक। तो ये याद रखना कि तालाब का पिरामिड कैसा होता है, उल्टा होता है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अगला है खाद्य श्रृंखला। इकोसिस्टम में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, जो है खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जैसे देखिए घास को कौन खाएगा, टिड्डी, टिड्डी को कौन खाएगा, मेढक, मेढक को कौन खाएगा, सांप, सांप को कौन खाएगा, बाज। तो ये हो जाएगा खाद्य श्रृंखला। अगला है परवाल भित्ति पारितंत्र। देखिए परवाल एक चूना प्रधान कैल्शियम कार्बोनेट सागरीय जीव है, जिसके अवशेषों के क्रमशः स्थिरीकरण से परवाल भित्ति का निर्माण होता है। परवाल मुख्यतः जो है उष्णकटिबंधीय सागरों यानी 30 डिग्री नॉर्थ से और 30 डिग्री साउथ के बीच में आपको देखने को मिलेगा परवाल, ठीक। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, तो ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, ठीक, और 30 डिग्री साउथ, इसके बीच में जो है परवाल देखने को मिलेगा, ठीक। जैसे अपना लक्षद्वीप है, परवाल से निर्मित द्वीप है ना। इसके जीवित रहने के लिए जो तापमान कितना चाहिए साथियों, 18 से 25 डिग्री। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि ये एक कैल्शियम कार्बोनेट से और एक ये। विश्व की सबसे बड़ी परवाल भित्ति कौन है, द ग्रेट बैरियर रीफ। जैसे मान लीजिए हम ऑस्ट्रेलिया बनाएंगे इस तरह,
ये यहाँ पे तस्मान सागर है, अभी यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है ग्रेट बैरियर रीफ, इस साइड में यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पे है, ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पे है। अब देखिए भारत में प्रवाल भित्ति की मैं बात करूँ तो कहाँ कहाँ है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक प्रवाल भित्ति है। उसके बाद कच्छ की खाड़ी सबसे कम यहाँ पे है, और मन्नार की खाड़ी लक्षद्वीप। आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कहाँ पे प्रवाल भित्ति सबसे अधिक पाई जाती है, या निम्नलिखित में से कहाँ पे प्रवाल भित्ति सबसे कम पाई जाती है, या ये पूछ सकता है निम्नलिखित में से कहाँ प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती। यही इतना पूछ सकता है, तो आपको जरूर बताना है, ये फैक्ट याद कर लीजिएगा, ठीक साथियों, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी। आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता एवं ऊर्जा जो है उसका संरक्षण। देखिए जैव विविधता क्या होता है। जैव मतलब जीव पेड़ पौधे जीव जंतु सब हो सकते हैं इसमें, वायु से संबंधित, और विविधता यानी इनकी विविधता है। जैसे देखिए साथियों, एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए विविधता किसे कहते हैं। जैसे आप भारत के संदर्भ में पढ़े होंगे, भारत में अनेक प्रकार की विविधता है। खान पान रहन सहन हर तरह का अलग है। जम्मू कश्मीर के लोग अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं। केरल के लोग अलग तरीके से पहनते हैं। तो वे क्या हो गई, विविधता हो गई। जीव जंतु, जैव विविधता उसे ही तो हम कहते हैं, यानी लोगों में या जीव जंतुओं में तो जो अलग अलग प्रकार की जो विविधताएं होती हैं, जो बहुलता होती है। अब देखिए जो प्रजातियां होती हैं ना, उनमें जो विविधता पाई जाती है उसे ही क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली या पालतू जीव जंतुओं या पादपधारियों की प्रजातियों की बहुलता को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। तो ये साथियों यहाँ की जैव विविधता है, समझ में आएगी नहीं, जो यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी विविधता मतलब आप समझ रहे हैं ना, विविधता और जैव चीज अलग, जैव का और जो है विविधता दोनों अलग अलग है, वो आपको समझ में आ गई होंगी चीजें, समझ में आया कि नहीं। यानी किसी स्थान पर पाए जाने वाले जिसे जीव जंतु या फिर हम कहें पेड़ पौधे की अनेक जो वैरायटी है, अनेक प्रजातियां जहाँ पाई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैसे आप अगर हम जाएंगे पश्चिमी घाट या हिमालय क्षेत्र में, तो वहाँ देखेंगे अनेक तरह के फूल मिलेंगे, अनेक तरह के बंदर हैं, अनेक तरह की चीज़ें हैं। तो आपको बहुत तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, तो उसे हम कहते हैं जैव विविधता। समझ में आया कि नहीं, अब आ गया होगा, इससे ज़्यादा नहीं जानना है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया। लो क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक। कब, 1992 में का जैव विविधता, विविधता 92 विविधता। देखिए विविधता यानी बा से शुरू है विविधता, बा से शुरू है 92, तो जैव विविधता रियो डी जेनेरियो, ठीक, आराम से। जैव विविधता शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था, वाल्टर जी रोजन ने किया था। देखिए जैव विविधता रोज हमें देखने को मिलती है कहीं ना कहीं, रोज आप देख सकते हैं अपने अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी में। तो 1985 में देखने को मिली थी, और 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था। 1986 जैव विविधता शब्द सबसे पहले किसने दिया, वाल्टर जी रोजन ने दिया, और परिभाषित कहाँ किया गया, 1992 रियो डी जेनेरियो। जैव विविधता संरक्षण की मैं बात करूँ, स्वस्थानीय संरक्षण होता है, बाह्य स्थानीय संरक्षण होता है। देखिए स्वस्थानीय यानी उसका अपने ही स्थान पर स्वस्थान, बाह्य स्थान यानी बाहर संरक्षण करना। तो बाह्य मतलब जो है किसी भी प्रजाति का या मतलब जीव जंतु का हम जब बाहर संरक्षण करते हैं और उसके स्थान पे ना करके अलग, जैसे जू, चिड़ियाघर, वो सब वहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए शेर जहाँ रह रहा है, अगर हम वहीं पर उसका संरक्षण कर लें तो उसे कहते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। लेकिन हम शेर को वहाँ से उठा के चिड़ियाघर में उसका संरक्षण करें तो वो है बाह्य संरक्षण। समझ में आएगी नहीं। तो देखिए राष्ट्रीय उद्यान है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, जैव मंडल आभार है, पवित्र उपवन झीलें इसी में आते हैं। पूछ सकता है ना निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, तो यह मतलब अंतर्गत आता है, इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा बाह्य वाले में कौन से आएगा, जैसे जीन बैंक है, बीज बैंक है, निम्न तापीय संरक्षण है, वनस्पति उद्यान है, वृक्ष उद्यान है, जंतु विज्ञान है, इसे ही कहते हैं जू, ठीक। ये है चिड़ियाघर, यही जू है, ये भी समझ में आएगा। अब बताइए समझ में आएगी नहीं चीज़ें। तो ये जो चीज़ें मैंने अभी बताई, यहाँ पे मुझे थोड़ा बस यहीं पे दुख हो रहा है कि मैं ये चीज़ें आपको समझाने की कोशिश तो किया, पता ना समझ पाए आप कि नहीं। बाकी तो चीज़ें समझ गए ना। 10% का नियम भी लास्ट में आपको मैंने समझा दिया कि जैसे मान लीजिए किसी घास में 1000 कैलोरी है घास के पास, ठीक, घास के पास 1000 कैलोरी है, इसका 10% आगे ट्रांसफर हुआ, यानी जो है 10 कैलोरी गया भेड़ के पास। भेड़ को किसने खाया, शेर ने खाया, तो इसका 10 यानी 10 ही गया आगे, 10 कैलोरी शेर को मिला। तो ये मतलब हमेशा सीधा बनता है, कैसा सीधा। तो ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। समझ में आया कि नहीं यार, आ गया होगा ना। बाकी सारी चीज़ें आराम से समझा दिया हूँ, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आपके गलत ना हो। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये संरक्षण अधिनियम रटने ही रटने हैं आपको। देखिए ये जो है PDF आप जो है ना निकलवा लीजिएगा और जो है इसे पढ़ लीजिएगा एक बार मन होगा तो।
कस्तूरी मृग परियोजना 1970 की है, IUCN के सहयोग से। गैंडा परियोजना 1987। देखिए गैंडा ना किसी को सताता नहीं है, 87 सताता 87, ठीक 87 इस तरह। हंगुल से हमें सतर्क रहना है 1970। प्रोजेक्ट टाइगर 73। अच्छा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। और बेहतर काम है भाई संरक्षण, वनों का संरक्षण करना है तो बेहतर काम है कि नहीं, 1972। उसके बाद एलिफेंट 1992, एलिफेंट 92, ठीक। एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है एलिफेंट 1992। जैव विविधता की परिभाषा 1992। 1985 में रोजन ने क्या दिया था, जैव विविधता शब्द दिया था। हाथी मेरे साथी अभियान कब चला, 2011 में। शुभंकर गजू बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा 2011। अगला है लाल पांडा परियोजना। लाल पांडा परियोजना 1996 WWF के सहयोग से। हिम तेंदुआ संरक्षण 2009 का है, ये रटना पड़ेगा। कस्तूरी मृग जो है परियोजना 1970। गिद्ध संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट 2006। समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट 1999 में भारतीय वन्य कछुआ जीव संस्थान देहरादून द्वारा। और गंगा डॉल्फिन है मगरमच्छ प्रोजेक्ट जो है संरक्षण, ये है 1974, ठीक। अच्छा, मगरमच्छ को देखने की चाहत सबके पास है, चाहत यानी 74 हो जाएगा। जल संरक्षण अधिनियम, जल की सबको चाहत है तो जल संरक्षण अधिनियम भी 1974 का हो जाएगा, ठीक साथियों। अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी सारे इसके मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए प्रमुख पर्यावरण अधिनियम, एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी। देखिए वन्य जीव, हम बेहतर काम कर रहे हैं कि नहीं भाई, अगर हम वन्य जीवों की संरक्षण करेंगे तो बेहतर है, 1972 हो जाएगा। वन संरक्षण अधिनियम, आप बताइए अगर आपके यहाँ वन नहीं होगा, ठीक, तो जो है आप खांसेंगे कि नहीं, खांसी नहीं। देखिए एक टी यानी एट्टी, इस तरह देखिए अगर आपके यहाँ ट्री भी नहीं है, एक भी ट्री नहीं है, एक ट्री यानी 80 1980 80, ठीक, इस तरह को रिलेट हो जाएगा ये वाला। वायु संरक्षण अधिनियम, देखिए यहाँ पे है वन संरक्षण, यहाँ पे वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण। अगर वायु प्रदूषित हो जाएगी तो आप बहुत खांसेंगे साथियों। एक खांसी 81, और उसके बाद 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये साथ में दोनों को पढ़ना है आपको, ठीक। ये देखिए यहाँ पे, ठीक, खांसी से दोनों को याद कर सकते हैं। 81 यानी वायु प्रदूषित हो जाएगी तो आप खांसेंगे, और पर्यावरण भी आपका खराब हो जाएगा तब भी आप खांसेंगे, तो आराम से याद हो जाएगा। जैव विविधता जो है क्या हो जाएगा, जैव विविधता संरक्षण 2002 का है। दो लोग मिलके जो है अगर जैव विविधता का संरक्षण करें ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो 2002। अरे बाप रे, भारतीय वन अधिनियम 1927 का हो जाएगा, समझ में आएगी नहीं। आगे देखते हैं। हिमालय क्षेत्र, ये पूछ सकता है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो देखिए हिमालय क्षेत्र है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, पश्चिमी घाट या श्रीलंका क्षेत्र है, सुंडा लैंड ये भी है साथियों, ट्रेन किट सहित नान काउरी द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित भारत में, देखिए ये स्थल जो आपको नहीं याद रखना, रामसर स्थल आपको करंट में करा दूंगा, देख सकते हैं। रामसर ईरान का स्थित शहर है, मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। जो है अगर मैं बात करूँ हस्ताक्षरित 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन तो बनेगा लेकिन यहीं से बनेगा, इससे बाहर नहीं बनेगा बस, लेकिन आपको कितना याद रहता है ये बहुत जरूरी है ना। अब देखिए भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए प्रमुख आंदोलन, बिश्नोई आंदोलन 1731 में अमृता बिश्नोई ने चलाया था। बालियापाल आंदोलन उड़ीसा में गांव की भूमि पर मिसाइल की टेस्टिंग रोकने के लिए बालियापाल आंदोलन कहाँ चला था, उड़ीसा में। शांत घाटी ये केरल में चला था 1973। चिपको आंदोलन 1974, भाई हर इंसान चिपकना चाहता है, उसके अंदर चाहत है, चाहत 74, चिपको 74, चाहत 74। उत्तराखंड, ठीक, गांव से। आंदोलन का नेतृत्व कौन किया, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत ने उत्तराखंड चमोली से किया। जंगल बचाओ आंदोलन बिहार का है साथियों, 1980 के दशक में प्रारंभ हुआ। नवदान्य आंदोलन 1982 है। जैव विविधता संरक्षण एवं जैविक खेतों को बढ़ावा देना। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1989 का है, मेधा पाटेकर, बाबा आमटे, अरुंधति राय, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी रट लीजिए। अपिक्को आंदोलन, जैसे यहाँ चिपको है यहाँ अपिक्को है, कर्नाटक का है, पांडुरंग हेगड़े। 2-3 बार आप पढ़ेंगे पक्का याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछ लिया गया है, बहुत बार एग्जाम में आया है, बताने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं एक मैराथन और लूँगा, उसमें जो है जो इम्पोर्टेंट चीज़ें और वहाँ पे बचेंगी वहाँ भी करा दूंगा आपको, ठीक साथियों।
देखिए कुछ चीज़ें मैं समझा नहीं पा रहा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ पहले से। बाकी कोशिश तो यही है कि पूरी तरीके से मैं आपको समझा दूँ, क्योंकि पहली बार पर्यावरण में पढ़ा रहा हूँ। खुद के लिए तो कई बार पढ़ा हूँ, लेकिन जो है जैसे होता ना कि जो चीज़ आप कई बार डिलीवर किए हैं तो उसे आसानी से डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ पहली बार आप पढ़ाने जा रहे हैं तो उसे डिलीवर करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो इसीलिए मतलब चीज़ें मुझे ना संतुष्टि कम मिलती है साथियों। जिसमें मुझे संतुष्टि नहीं मिलती मैं वो बहुत कम पढ़ाता हूँ, आप देखे होंगे। और मेरी ये आदत नहीं कि मैं मतलब एक लाइन पढ़ा के आगे निकल जाऊँ, मैं आपको समझाऊँ ना। अब जैसे इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, इसीलिए नहीं समझा रहा हूँ। बाकी अब जैसे नर्मदा बचाओ, सीधी सी बात है, जो वहाँ की जैसे नर्मदा पे जो बांध बन रहे होंगे, तो वहाँ पे बांध बनेगा तो भाई जो एक जलाशय का निर्माण होगा तो उससे क्या होगा, वहाँ के लोग विस्थापित होंगे, बहुत सारे मतलब जो है जंगल बर्बाद हो जाएंगे, वहाँ के जो स्थानीय हैं जैसे पशु पक्षी हैं वो सब मतलब परेशान होंगे। तो उसकी वजह से जो है ये आंदोलन चला, ये पेड़ काटने के लिए चला। तो ये तो सिंपल है, चलो मान लो ये समझ जाएंगे आप ना, आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से। लेकिन अब कुछ चीज़ें होती हैं जो समझा नहीं मिलती हैं, और वो मतलब क्या है उसे पूरी मैं लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपको समझा दूँ, तो समझ जाते हैं आप। वैसे भी इतने तो समझदार ही हैं ना साथियों। अब देखिए वन प्रमुख वन जीव संरक्षण या स्थान संस्थान की बात करें, जैसे इंडियन फॉरेस्ट जो है, हमें फॉरेस्ट को कितने करने हैं, दूने करने, यानी देहरादून है। पशु पक्षी की इज्जत करना है, इज्जत नगर बरेली है। ठीक, वन सर्वेक्षण दूने करने हैं यानी देहरादून। प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र कोलकाता। भारतीय वन प्रबंधन भोपाल है। वनस्पति वाला कोलकाता है। सलीम अली पक्षी विज्ञान कोयम्बटूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, रट लीजिए। राष्ट्रीय पर्यावरण आवेद जिसे नीरी कहते हैं ना, नीरी कहते हैं, तो ये कहाँ है, नागपुर में है। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर है साथियों। वन्य जीव संस्थान देहरादून है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु है। और भारतीय प्राणी विज्ञान कोलकाता है। तो कोलकाता वाले एक साथ कर लीजिएगा, देहरादून वाले एक साथ कर लीजिएगा, तो याद रहेगा। ठीक, यूनेस्को के मैब, ये देखिए क्वेश्चन सेम, ये फुल फॉर्म ही पूछ लिया था इसके। और ये क्वेश्चन किस में आया हुआ था, जूनियर असिस्टेंट 5512 में। लेखपाल में भी आ सकता है। यकीन मानिए साथियों, जो मतलब आप पढ़ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीलगिरी क्या है, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी। इसकी फुल फॉर्म देखिए, यूनेस्को ने माइन एंड बायोस्फीयर मैप कार्यक्रम में शामिल किया किसे, नीलगिरी को, मन्नार की खाड़ी, सुंदरवन, नंदा देवी, नौकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचान कमार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त मलाई, कंचनजंगा, पन्ना। पन्ना एमपी में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, पंचमढ़ी जो है एमपी में है। नोकराइम, नोकराइम मैं घायल हो गया, नोकराइम मेघालय। ये सब अब आपको याद कराऊंगा, टेंशन न लीजिए। ठीक साथियों, देखिए मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य है, 57वां टाइगर रिजर्व है रातापानी। और छत्तीसगढ़ गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कौन सा है, 56वां है। और 57 टाइगर रिजर्व है, अप्रैल 2025 तक 57 थे। ठीक, अब बढ़ गए होंगे, वो देख लीजिएगा। लेकिन आपको ये तो बिल्कुल नहीं बोलना, 57 रातापानी वाला है और जो है 56 गुरु घासी वाला। ठीक साथियों, देखिए यहाँ पे ये वाला देखिए बायोस्फीयर रिजर्व, पहला कौन था, नीलगिरी था 1986, पहला जरूर याद रखना है। और लास्ट वाला पन्ना है। ठीक, देखिए नीलगिरी है, फिर नंदा देवी उत्तराखंड, मानस असम का है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु है, ग्रेट निकोबार है, नोकराइम मेघालय का है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा का है, डिब्रू साइखोवा ठीक सबसे छोटा है। ये आपको भैया पढ़ना है, डिब्रू साइखोवा कहाँ है, असम में है, सबसे छोटा है। दिहांग विहांग अरुणाचल प्रदेश में होना चाहिए। पंचमढ़ी जो है अगस्त मलाई तमिलनाडु में है। अचान कमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ में है ये। कंचनजंगा सिक्किम में है। कच्छ का रण गुजरात का है। सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है। ठीक, सबसे बड़ा कच्छ का रण है और सबसे पहला नीलगिरी है, ये याद रखना। शीत मरुस्थल है, शेषाचलम है, पन्ना है 2011। समझ में आ गया, नहीं तो बायोस्फीयर रिजर्व आपको याद होने चाहिए। अब देखिए भारत के टाइगर रिजर्व, पलामू। पलामू कहाँ है, झारखंड में है। उत्तराखंड में दुधुआ है, पीलीभीत है, दूध पीली यानी दूध पीली किसने, रानी ने। तो अमन जो है गुस्सा हो गया तो अमनगढ़ हो जाएगा। ठीक, अमन और बिजी कहाँ है, बिजनौर। बिजी है तो बिजनौर, अमन बहुत बिजी रहता है, बिजनौर हो जाएगा। रानीपुर चित्रकूट और बांदा में है। ठीक, चित्रकूट ज़्यादातर मिलेगा ऑप्शन। और पीलीभीत, दुधुआ कहाँ है, दूध किससे खीर बनेगी, तो लखीमपुर खीरी, दूध से खीरी। सिमलीपाल और जो है सतकोशिया, ये कहाँ है, उड़ीसा में। देखिए उसने सिम ले ली और वो 7 कोस जो है उड़ने लगी, सतकोशिया, तो इस तरह है। असम मानस है, नामेरी है, काजीरंगा है, ओरांग है। तमिलनाडु मृदुमलाई, सत्यमंगलम, कलक्कड़, मुंगन थुरई है, अन्नमलाई, थिरुवल्लुर जो है मेघामलाई। ठीक,
गला दर्द करने लगा, पानी पी लूँ थोड़ा सा। देखिए साथियों, देखियो, अरे यार कट जाती वीडियो। देखिए, पश्चिम बंगाल में कौन सा है, सुंदरवन है और बुक्सा। तो देखिए बुक्स कहाँ रखी है, बंगले में रखी है, और बंगला कैसा है, तो सुंदर है। बिहार में वाल्मीकि है, बी से बिहार, बी से वाल्मीकि। या फिर ऐसे याद कर सकते हैं, अगर आपसे पूछे कि वाल्मीकि जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बिहार में है। मिजोरम दम्फा हो जाएगा। राजस्थान में कौन है, रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकंदरा हिल है, रामगढ़ विषधारी है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती है, उदंती सीता नदी है, अचान कमार है। ठीक। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा पक्के टाइगर रिजर्व और जो है कमलांग हो जाएगा। केरल में पेरियार, ठीक, यार हम कल आएंगे, पेरियार हो जाएगा, पेरम्बी कुलम हो जाएगा। तो पेरियार पेरम्बी कुलम आराम से याद हो जाएगा। तेलंगाना में कावल है और अमराबाद है। ठीक। आंध्र प्रदेश में श्री नागार्जुन सागर श्री सैलम हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और मध्य प्रदेश में पन्ना, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय, धुबरी, ये सब मध्य प्रदेश का हो जाएगा। ठीक साथियों। महाराष्ट्र में मेलघाट, तड़ोबा, अंधारी, पेंच है, सह्याद्री। देखिए पेंच जो है एमपी और मध्य प्रदेश दोनों में है। ठीक, सॉरी, एमपी और महाराष्ट्र दोनों में है। नौगांव है, नागजीरा और बोर, बोर भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। वैसे तड़ोबा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कर्नाटक में बंदी नाटक करती है। ठीक। दांडेली और अंसी भी नाटक, अंसी नाम की बंदी बहुत नाटक करती है, दांडेली, उसे दंड मिलेगा। नागरहोल, बिलगिरी रंगनाथ मंदिर यहीं पे है। उत्तराखंड का कारबेट है, राजा जी टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ये समझिए, इतनी चीज़ें समझ में आएगी नहीं। अभी फिर याद कराता हूँ, आगे फिर आएंगे उसमें आएंगे नेशनल पार्क में। अब देखिए, हरित गृह प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस उस गैस या उपग्रह के वातावरण ताप को पिचक। देखिए इसका कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक ग्रह है हमारा पृथ्वी। ठीक, जो पृथ्वी का जो तापमान बढ़ा देती है जो गैसें, वही ग्रीन हाउस या हरित ग्रह प्रभाव, यानी वही गैसें ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं जो पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती हैं या किसी भी ग्रह का तापमान बढ़ा देती हैं। जोसेफ फोरियर ने 1824 ईस्वी में ग्रीन हाउस या हरित गृह गैसों की संकल्पना दी थी। किसने, जोसेफ फोरियर ने। किसने दी थी, जोसेफ फोरियर ने। ठीक साथियों, आगे देखिए। अब देखिए ग्रीन हाउस गैस, एक नंबर यहाँ से ले जाइए आप बहुत तेज से। सबसे तगड़ी जलवाष्प है ग्रीन हाउस गैस, भूलना नहीं है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है 26% सबसे ज़्यादा, 60% ये है। मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक, और नाइट्रस ऑक्साइड ये भी है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी है। तो देखिए जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो ये ग्रीन हाउस गैस है। समझ में आया साथियों कि नहीं। आगे देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव में वायुमंडलीय गैसों द्वारा अवरक्त विकिरण को अवशोषित कर लेने किए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। ये होता क्या है कि अवरक्त जो विकिरण होती है ना, उसे अवशोषित कर ली जाती है, तो ये मतलब ऊष्मा को रिलीज नहीं कर पाते, जिससे क्या होता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। समझ में आया कि नहीं। अब देखिए, वर्ष 2020 के आंकड़े के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाले देश चीन के साथ 28% पहले, संयुक्त राज्य अमेरिका 15% दूसरे स्थान पर, 7% भारत तीसरे स्थान, 5% रूस चौथे स्थान, और जापान जो है 5वें स्थान। तो सबसे ज़्यादा कौन जो है उत्सर्जन कर रहा है, चाइना, उसके बाद अमेरिका, और उसके बाद फिर भारत। ठीक साथियों, तो 3 का नाम याद रखें। भूटान को कार्बन निगेटिव देश कहते हैं। यहाँ पर मतलब 60% कुल क्षेत्रफल का 60% जो है पेड़ पौधे होना अनिवार्य है, संवैधानिक है, ये आपको याद रखना है। तो बहुत शांत प्रिय देश है, निगेटिव है। अब देखिए यहाँ पे ये सब जो पढ़ाया गया ना, बहुत अच्छी चीज़ें हैं साथियों, आपको बहुत ज़्यादा भटकाव नहीं है, एक ही जगह आपको सब मिल जा रहा है। ठीक। अब देखिए यहाँ पे आगे है भूमंडलीय उष्णता के प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव, बादलों में जो है वृद्धि है। ठीक। पौधों द्वारा जल उपयोग क्षमता की वृद्धि है। अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण है। ठीक। ये PDF जो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी की पढ़ाता नहीं हूँ साथियों, ये मैं पढ़ा दे रहा हूँ क्योंकि अपना ही चैनल है, कोई दिक्कत नहीं है इससे मुझे, तो इसीलिए पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक। बादलों में वृद्धि, पौधों द्वारा जल उपयोग क्षमता की वृद्धि, अधिक मात्रा में जो है संश्लेषण। देखिए साथियों, जो आप देखे होंगे यूपी एग्जाम वाले ऑफिशियल एक चैनल होगा, वहाँ जिला दर्शन की जो सीरीज है ना, वो मैंने ही कराई है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं अगर आपको पढ़ना होगा तब।
बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते रहिए। देखिए अधिक मात्रा में प्रकाश संचय, देखिए सकारात्मक प्रभाव क्या है कि बादलों में वृद्धि, पौधों द्वारा जल उपयोग क्षमता की वृद्धि, अधिक मात्रा में प्रकाश संश्लेषण। सकारात्मक प्रभाव है वायुमंडलीय उष्णता के प्रभाव। नकारात्मक है कि फसल उत्पादकता में कमी आ जाएगी, जैव विविधता में कमी आएगी, मौसमी दशाओं में परिवर्तन, बाढ़ आ जाएगा, सूखा आ जाएगा। सीधी सी बात है भाई, अगर जो है तापमान बढ़ जाएगा तो यही तो होगा बहुत अधिक मात्रा में। समुद्र के स्तर में वृद्धि हो जाएगी, तटीय प्रदेशों को डूबने का खतरा, ग्लेशियर पिघलेंगे, नदियों के स्तर बढ़ जाएगा। भाई ग्लेशियर पिघलेगा तो नदियों के स्तर बढ़ेगा। तापमान में वृद्धि होगी, पौधों में रोगों की वृद्धि होगी। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में अनेक देशों के काफी तट जो है डूब चुके हैं, समुद्र में समाहित हो गए हैं। समय से पूर्व आमों में बौर आ जाना, ये सब नकारात्मक प्रभाव हैं अगर जो है भूमंडलीय उष्णता के प्रभाव, यानी अगर तापमान बढ़ता है हमारा तब। तो सकारात्मक प्रभाव ये हो सकते हैं और जो है नकारात्मक प्रभाव आपको ज़्यादा दिख रहे हैं। समझ में आया कि नहीं साथियों? आगे देखिए, अम्लीय वर्षा कराने वाली गैसें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। आप जानते हैं ना कार्बन, जो अपना ताजमहल का रंग फीका पड़ रहा है, ये देखिए यहाँ पे ताजमहल के रंग में परिवर्तन है SO2 के कारण, यानी अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड, अम्लीय वर्षा कराने वाली गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड, याद होना चाहिए। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं? त्वचा पर फफोले पड़ना, ताजमहल के रंग में परिवर्तन है और जलीय व जीव जंतु को नुकसान हो जाएगा। ठीक साथियों, तो ये अम्लीय वर्षा हो जाएगी। अब देखिए कृत्रिम वर्षा, सिल्वर आयोडाइड, कई बार पूछा है सिल्वर आयोडाइड किसके लिए उपयोगी है, या फिर इस तरह पूछता है कि कृत्रिम वर्षा के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोगी है, तो सिल्वर आयोडाइड। ये क्या है? गर्म वर्षीय बादल होते हैं। अच्छा, शीत वर्षीय बादल में जैसे शुष्क बर्फ जो ठोस CO2 है और एल्किल हाइलाइड है, ये शीत वर्षीय बादल है, और जबकि सिल्वर आयोडाइड गर्म वर्षीय बादल है। ठीक साथियों, ओजोन क्षरण की मैं बात करूँ, ओजोन क्षरण, ओजोन लेयर, ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल के अंतर्गत। ये देखिए, अब मैंने एक जो है फिगर शेयर किया था, पोस्ट भी किया था और टेलीग्राम पे भी डाला था, वहाँ पे सब बना था कि समताप मंडल में यहाँ पे ही इसी मतलब अगर मैं मंडल की बात करूँ, समताप मंडल में भी एरोप्लेन उड़ते हैं, जितने भी हमारे एरोप्लेन हैं यहीं उड़ते हैं। ठीक साथियों, क्योंकि ये मतलब बहुत शांत होता है। यहाँ पे देखिए, ठीक, समताप मंडल में प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा के लिए कवच का कार्य करती है। ओजोन एक प्राकृतिक गैस है जिसका रासायनिक सूत्र O3 है, ये भी याद होना चाहिए। अगर हम बात करें ओजोन का अधिकांश भाग 90% जो भाग है ना, समताप मंडल के निचली परत 15 से 20 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है। साथियों आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक, इसके ऊपर जो ये है ना, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा घनत्व है गैसों का। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे घनत्व कम होता जाएगा, तो इसीलिए आप जानते हैं कि पहाड़ों पर आप जाते हैं तो घनत्व गैसों का कम होता जाता है, तो आपको जो है सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ठीक, दबाव, आपका दाब जो है कम हो जाता है, तो जो है खून आने लगता है नाक से, और उसके बाद फिर ठंड महसूस होने लगती है, क्योंकि जब भाई कण दूर दूर हो जाएंगे, गैसों के कण अगर दूर दूर हो जाएंगे तो ठंडी महसूस होगी, और गैसों के कण अगर पास पास रहेंगे तो गर्मी महसूस होगी। समझ आएगी नहीं? देखिए 10% जो शेष जो ओजोन की परत है वो कहाँ मिलती है, तो क्षोभ मंडल में, यानी 90% समताप मंडल में और 10% कहाँ, क्षोभ मंडल में। ये याद रखना आपको। क्षोभ मंडल का ओजोन वायु को प्रदूषित करता है एवं स्मॉग जो ओजोन मतलब जिसे अगर गुड ओजोन की मैं बात करूं तो ये 90% ओजोन है ना, ये गुड ओजोन है। कैसी है? गुड ओजोन है। ये क्या करती, ये मतलब सही है साथियों, अच्छी ओजोन है, क्योंकि ये समताप मंडल में है। लेकिन जो ये है ना क्षोभ मंडल में ओजोन है, ये 10%, ये हानिकारक है, क्योंकि ये ना स्मॉग या कोहरे का निर्माण करती है, इसलिए क्षोभ मंडल ओजोन हानिकारक माना जाता है। क्षोभ मंडल में ओजोन जो 10% मिलती है ना। वायुमंडलीय ओजोन का मापन हम किसमें करते हैं? डॉप्सन एक्सपेक्टोमीटर द्वारा किया जाता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डॉप्सन यूनिट में व्यक्त किया जाता है। एक डॉप्सन यूनिट शुद्ध ओजोन की मोटाई 0.01 मिलीमीटर के बराबर होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कितनी बढ़िया चीज़ें आपको मिल रही हैं। ये जानते हो, ये PDF हमारे पास इसकी बुक थी पूरी, लेकिन मैं जो है वो नहीं पढ़ाने से अच्छा मैंने सोचा पहले ये पढ़ा देते हैं, जब टाइम आएगा फिर वो पढ़ाते हैं आपको। ओजोन विघटनकारी पदार्थ की मैं बात करूँ तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोजन्स है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएंगे, ट्राई क्लोरोएथिलीन हो जाएगा और हाइलोन हो जाएगा। तो ये है ओजोन विघटनकारी पदार्थ, यानी इनसे ओजोन को दिक्कत है। समझा कि नहीं? ओजोन क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों में सबसे मुख्य है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का निर्माण क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से होता है। इसका व्यापारिक नाम है फ्रेयान। क्या नाम है?
इसका व्यापारिक नाम है फ्रेयान। तो क्लोरोफ्लोरो का नाम क्या है? फ्रेयान। ये भी पूछ सकता है कि किस गैस का व्यापारिक नाम फ्रेयान है, तो आपको बताना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, समझ में आया कि नहीं? आगे देखते हैं। देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य उपयोग रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, प्रशीतक के रूप में, आग बुझाने वाले कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखना है साथियों। ओजोन परत के संरक्षण के उपाय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है साथियों। देखिए, मैं जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ इसमें उम्मीद है कि 5 के 5 क्वेश्चन यहीं से बन जाएं, वरना फिर एक मैराथन और लूँगा और पीवाईक्यू आपको कराऊंगा, तो यकीन मानिए जो चीज़ें छोटी हैं वहाँ से हो जाएंगी। ठीक साथियों, इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुछ चीज़ें रिकॉल कर दूँ, फिर यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे आपसे पूछे कि जो है इकोलॉजी शब्द किसने दिया, तो हैकल ने दिया। किसने दिया? हैकल ने दिया। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम यानी टम यानी टेंसले ने दिया ये। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है, तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। आपसे पूछे तालाब का पिरामिड कैसा बनता है, तालाब का जीवभार यानी बायोमास, तो इसका पिरामिड कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है भाई। क्यों? देखिए, जीवभार का मतलब है कि वजन के हिसाब से होता है ना। तो अब देखिए फाइटोप्लैंक्टन, देखिए यहाँ पे समझिए बात को, मैं यहीं पे समझा दूँ एक बार और, शायद आप समझ में आ जाएगा आपके। फाइटोप्लैंक्टन सबसे नीचे होंगे, यानी इसका अधिक मात्रा में भले हैं लेकिन इनका जीवभार बहुत कम है साथियों। ये वजन में मतलब ज़्यादा वजन इनका कहाँ होगा, फाइटोप्लैंक्टन का नहीं होगा। उससे ऊपर छोटे वाले होंगे, उससे ऊपर छोटी मछलियाँ, सबसे ऊपर बड़ी जो मछली होगी ना, इसी का सबसे ज़्यादा जीवभार होगा। समझ आएंगे ना, तो उल्टा बनता है तालाब में। समझ में आया? बस और क्या पढ़ा? 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, 1981 वन संरक्षण अधिनियम 1980 वन संरक्षण अधिनियम, 1981 वायु प्रदूषण संरक्षण अधिनियम और 1986 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक, और क्या पढ़ा था? प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट जो है एलिफेंट 1992 साथियों, 1992 हो जाएगा। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 का है। ठीक, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं, एक दो बार ये मैराथन कवर कर लीजिएगा प्लीज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक GW केंट मूर के नेतृत्व में अनुसंधानकर्ता वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन जो है हैलो का पता लगाया था। ओजोन परत के संरक्षण हेतु मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर जो है 1987 को। ये पीडीएफ कम दिख रही है क्या आपको, कि मुझे ही ऐसा प्रतीत हो रहा है? दिख तो रही है साथियों ना, शायद जो है मैं ज़्यादा जूम नहीं करूँगा वरना दिक्कत होगी। तो देखिए, ये जो है हैलो जो है का पता लगाया था, ये याद रखना है 16 सितंबर 1987 को। ठीक, और 1989 में प्रभावी हुआ। तो दो तरह के क्वेश्चन बनेंगे, आपसे पूछा जाएगा ओजोन परत के संरक्षण हेतु जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ वो कब हुआ, तो 16 सितंबर 1987 को हुआ, लेकिन ये प्रभावी रूप से कब लागू हुआ, तो 1989 को। अच्छा, 16 सितंबर को इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखना है आपको। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के तहत विकसित देशों को वर्ष 2000 तक CFC का उपयोग और उत्पादन पूरी तरह से प्रतिबंधित करने को कहा गया। रवांडा के किगाली में जो एक सम्मेलन होता है अक्टूबर 2016 में 197 देशों ने हाइड्रोक्लोरोकार्बन श्रेणी के 3 हाउस गैस मतलब श्रेणी के ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया। तो आपसे ये भी पूछ सकता है जो किगाली जो सम्मेलन हुआ था वो किससे संबंधित है, ओजोन परत संरक्षण से, और कब हुआ, तो 2016। ठीक, रवांडा किगाली, रवांडा की राजधानी क्या, किगाली। वर्ष इसमें जो है वर्ष 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग में 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कमी करने का लक्ष्य रखा गया है। देखो आता है कि नहीं आता है, लेकिन रखा गया है। ओजोन परत संरक्षण के प्रभाव देख ले, तो सूर्य के पराबैंगनी किरणों को समानतः 3 वर्गों में बांटा गया है, UV, UVA, UVB, UVC। ठीक, आप देख सकते हैं साथियों। UV जो B है, विकिरणों का प्रभाव अत्यंत घातक सनबर्न है, ये UVB, मोतियाबिंद, त्वचा कैंसर, जीन उत्परिवर्तन, आनुवंशिक दोष। ओजोन परत देखिए कितने खतरनाक, बस यही याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि अत्यंत घातक जो ओजोन परत संरक्षण में से कौन सी पराबैंगनी किरण है, तो अल्ट्रा V। ठीक, मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अरे अल्ट्रावायलेट B। ठीक साथियों, ओजोन परत सूर्य के उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश की 93 से 99% मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। समझ में आया साथियों कि नहीं, किसके लिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक है। अगर हम आगे बात करें यहीं पे
और अगर हम बात करें, अब देखिए पर्यावरण एवं सतत विकास थोड़ा देख लेते हैं। पर्यावरण पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, देखिए यही मैंने परिभाषा सबसे पहले आपको पढ़ाई है, सबसे पहले यही बताया है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरे हुए भौतिक व मतलब जैविक व अजैविक घटकों के और उनके साथ अंतर संबंध को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। उसके बाद देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन, वाह भाई। देखिए पर्यावरण में कौन कौन से हैं, तो देखिए स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है और जीव मंडल है। देखिए जैसे मान लीजिए ये स्थल मंडल है, ये जल मंडल, ये वायुमंडल, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है यही है जैव मंडल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए वायुमंडल की मैं बात करूँ तो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल यहाँ पे लिखा है। ठीक, जल मंडल में हिमनद है, नदी है, झील है, सागर है। स्थल मंडल में पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल है। जैव मंडल में पौधे और जंतु हैं। ठीक साथियों, ये है। अब यहाँ पे देखिए पर्यावरण के घटक, तो भौतिक या अजैविक घटक जैसे जल है, वायु है, चट्टान है, इसी में आ जाएगा, यानी स्थल में आ जाएगा, मृदा है, ये सब आ जाएगा। ठीक, और जैविक घटक में जीव जंतु हैं, सूक्ष्म जीव, ये सब इसमें आ जाएंगे। और सांस्कृतिक में मानव निर्मित गतिविधियां हैं, इसमें आ जाएंगी। पर्यावरण प्रदूषण हम देख लेते हैं। तो देखिए प्रदूषण भूमि जो है, प्रदूषण भूमि, वायु, जल के भौतिक, रासायनिक तथा जैविक अभिलक्षणों में अनापेक्षित परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है वो कहलाते हैं प्रदूषक, यानी पोल्यूटेंट। क्या कहलाते हैं, पोल्यूटेंट। और प्रदूषण को क्या कहते हैं, पोल्यूशन। समझ में आएगी नहीं। अब देखिए देखिए अच्छा ये बताइए, ध्वनि, ध्वनि खराब नहीं है, लेकिन आवश्यकता से अधिक ध्वनि क्या करेगा, ध्वनि प्रदूषण करेगा कि नहीं साथियों। वायु भाई इंपॉर्टेंट है, लेकिन आवश्यकता से अधिक वायु में मतलब फर्जी की चीज़ें मिल जाएं तो वो जो है वायु प्रदूषण को जन्म दे देगा, देगा कि नहीं। तो वो चीज़ है। प्रदूषण के प्रकार देखिए, भौतिक गुणों के आधार पर गैसीय प्रदूषण, धूल कण प्रदूषण, ताप प्रदूषण, वायु प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक व मानवोद्भिद, जैसे ज्वालामुखी का फटना, तो इससे भी तो प्रदूषण होगा। मनुष्य द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, तो जो इंडस्ट्री है वहाँ भी, कृषक से उत्पन्न जो है प्रदूषक, कृषि से उत्पन्न जो प्रदूषक है उससे भी। पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर जैसे जैव निम्नीकरण, घर का जैसे कूड़ा है इससे भी प्रदूषण, पशुओं के मलमूत्र हैं, सीवेज आदि है। जैव निम्नीकरण रहित जैसे प्लास्टिक है, डीडीटी है, बेंजीन है, हेक्साक्लोराइड है। पर्यावरण के भाग के आधार पर जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। ठीक साथियों, अब बताइए कुछ चीज़ें समझ में आई कि नहीं। अब हम देखते हैं सतत विकास। क्या देखते हैं साथियों, सतत विकास या जो है धारणीय विकास। धारणीय विकास, विकास की वह अवधारणा जिसके द्वारा वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। मतलब ये ना हो कि कोयला आज है तो हम जला के ख़त्म कर दें, फिर जो हमारे बच्चे होंगे वो ऐसे मर जाएं। समझ आएगी नहीं। तो यानी हम भविष्य के मतलब वर्तमान की आवश्यकताओं को तो पूरा ही करें, साथ में हम भविष्य की भी चीज़ों को देखें, वहाँ की आवश्यकताओं को भी ध्यान दें। समझ में आएगी नहीं। धारणीय विकास की अवधारणा, अच्छा इसका सबसे अच्छा उदाहरण एलईडी है जो सबके घर में है। पहले 100 वाट का बल्ब होता था, अब 10 वाट का है, क्योंकि पहले बहुत बिजली खपत होती थी, हमें धीरे धीरे कम करना है इसे ना। तो ये चीज़ है। ये 1987 ये हुआ था सतत विकास अवधारणा वर्ष 1987। वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में जो है प्रस्तुत किया था धारणीय विकास। वर्ष 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 में इसे समर्थन प्रदान किया गया था। एजेंडा 21 क्या है, जैविक विविधता का सर्वेक्षण और संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण हो जाएगा। पूंजी स्थानांतरण को उदार बनाने वाला, सबको खाद्य, स्वच्छ जल व सुरक्षा, विकासशील देशों में गरीबी निवारण व जनसंख्या नियंत्रण। अगर देखिए धारणीय व सतत विकास की अवधारणा सर्वप्रथम प्रतिपादक जो थे बर्टलैंड 1987। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया, जिन्हें जो है प्राप्त कब तक करना है, तो 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। ठीक साथियों, अब देखिए सतत विकास लक्ष्य मैं आपको याद करा दे रहा हूँ, आज ही पूरा याद हो जाएगा। ठीक साथियों, देखिए पहले नंबर पे है हमें गरीबी खत्म करना है, नो पॉवर्टी। जब हम गरीबी खत्म कर देंगे तो हमारी भुखमरी नहीं होगी, नो पॉवर्टी। तो उसके बाद क्या होगा, जीरो हंगर। मुझे 2 जून की रोटी चाहिए साथियों, 2 जून की रोटी चाहिए, तभी तो गरीबी खत्म होगी कि नहीं। और सुबह शाम मुझे जो है इलाज चाहिए, मतलब तीनों टाइम जो है हेल्थ पर विशेष ध्यान हो। और विश्वविद्यालय जो है चारों कोनों में, देश के चारों कोनों में हमें विश्वविद्यालय चाहिए,
चारों कोनों में क्या चाहिए, विश्वविद्यालय तो चाहिए भैया, सीधी सी बात। ये कि देखो तरीका ये है कि हम कहें गरीबी समाप्त करेंगे तो भुखमरी खत्म होगी, और उसके बाद स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम शिक्षा पर ध्यान देंगे, और अगर हम पढ़ लिख लेंगे तो लैंगिक समानता की बात करेंगे, और हम स्वच्छ जल, स्वच्छता, ये सब। लेकिन मैं आपको जिस तरह बता रहा हूँ उस तरह करेंगे तो सब याद हो जाएगा। देखिए पहले नंबर पे हमें भैया हमारी गरीबी दूर कर दो, 2 जून की हमें रोटी दे दो, ठीक, और तीनों टाइम हमारी हेल्थ चेकअप हो जाए, बहुत बड़ी बात है, ठीक। और चारों कोनों में शिक्षा चाहिए मुझे, विश्वविद्यालय चारों कोने में होना चाहिए। लैंगिक समानता की अगर कोई बात करेगा तो हम चट्ठा मारेंगे, चट्ठा यानी हाथ में कितनी उंगली है, 5, ठीक, हम बहुत मारेंगे अगर लैंगिक जो है असमानता की कोई बात करेगा। लैंगिक समानता की बात होनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए लड़का लड़की में, तो ये हो जाएगा, ठीक, समझ में आया कि नहीं। अब देखिए मुझे सुबह जो है 6 बजे भाई सबको क्या है, सुबह 6 बजे जो है पानी चाहिए, क्योंकि सो के उठे तो पानी पीना ही पीना है, और स्वच्छता का विशेष ध्यान देना है, तो सुबह 6 बजे पानी आ जाना चाहिए, ठीक, टोटी से। और सातों दिन ना ऊर्जा बढ़िया बेहतरीन मिलनी चाहिए ऊर्जा, ऐसा ना हो कि ऊर्जा ही नहीं मिल रही है। हफ्ते में 7 के 7 दिन हमें ऊर्जा चाहिए, और वह इंसान काम कितने घंटे करता है, तो 8 घंटे काम करता है, तो हमें जो है उत्कृष्ट एवं आर्थिक विकास 8 घंटे काम करना है। 9 से नवाचार, 9 से नवाचार, 10 वही असमानता की कमी की बात कर रहा है, ठीक। अब देखिए 11, एक एक करके हमें शहरी और सामुदायिक विकास करना है, एक एक जगह। 12 जिम्मेदारी आ जाए, देखिए एक्शन। 13 क्या होगा, अगर जलवायु परिवर्तन करना हो मुझे तो जो है 13 क्या होगा, यानी 13। अब देखिए 14 में क्या हो जाएगा, जल की बात कर रहा है। 15 में स्थलीय जीवों की सुरक्षा की बात कर रहा है। 16 यानी सो सकोगे, जब शांति होगी न्याय होगा तो सो लोगे, यानी 16 हो जाएगा। और 17 में क्या है, लक्ष्य के लिए भागीदारी। बताइए कुछ समझ में आया कि नहीं, एक बार और पढ़ देता हूँ। देखिए गरीबी, पहले नंबर पर गरीबी समाप्त करो, दूसरे नंबर मुझे हमको 2 जून के रोटी चाहिए, चाहिए तो चाहिए भैया, हम ही का जो है अवधि पढ़ाए रहना, ठीक साथियों। देखो हमका जो है पहली बात है कि हमारा जो है गरीबी दूर करो, पहले नंबर पर, ठीक भैया कर दिहन। दूसरे नंबर पर हमका 2 जून के रोटी चाहिए, ठीक है, तो भुखमरी समाप्त हो जाए 2 जून की रोटी से। हमका तीनों टाइम जो है का चाहिए, तो स्वास्थ्य यानी हमारा हेल्थ चेकअप हो चाहिए तीनों टाइम, और सुरक्षा मिले चाहिए। और चारों कोनों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना चाहिए, तो उसके लिए चारों कोनों में विश्वविद्यालय बनवाओ, अच्छे बनवाओ भैया। 5, अगर लैंगिक असमानता की कोई बात करें, भेदभाव को, तो चट्ठा मारा चट्ठा मतलब 5, ठीक साथियों। 6, सुबह 6 बजे बढ़िया जल आ जाना चाहिए, स्वच्छ जल, ठीक। और 7 यानी सातों दिन हमको बिजली चाहिए, बेहतरीन चाहिए, क्लीन एनर्जी। और 8 घंटा तो हम काम करबे करबे, विकास हो जिसे। और 9 यानी नवाचार हो जी। 10 यानी असमानता की कमी। एक एक करके हम शहर और सामुदायिक विकास के जो है निर्माण कर दिया भाई। 12 नंबर में जिम्मेदारी की बात हो जी। 13 भैया एक्शन से संबंधित है। अब देखिए ये 2 साथ में याद करना है। 14 नंबर पे है जलीय जीव और 15 नंबर पे है स्थलीय जीव, ठीक। अब इसमें कुछ अपने हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, तो सोच लीजिएगा, ठीक साथियों। और देखिए सो लेंगे, हम सोएंगे कब, जब शांति होगी, न्याय होगा। और 17 में लक्ष्यों के लिए भागीदारी। बताइए समझ में आया कि नहीं, बोलिए बोलिए, समझ में आया ना। अब देखिए आगे, प्राथमिक प्रदूषण, द्वितीयक प्रदूषक और जो है वायु प्रदूषण, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार क्वेश्चन आए हैं यहाँ से। मैं रियल बता रहा हूँ, अगर आप आज अच्छे से देख लिए ना, इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, यही 2-3 बार कवर कर लीजिएगा, रट जाएगा। वायु प्रदूषण मतलब प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक प्राकृतिक तथा मानवीय क्रियाकलापों के साथ सीधे वायु में निष्कासित होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कणकीय पदार्थ जैसे पीएम कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर, ठीक, नाइट्रोजन जो है डाइऑक्साइड। तो ये सब प्राथमिक प्रदूषण है। कौन कौन से, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड, SO2 है, NH3 है, PM पार्टिकल है, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूँ CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये प्राथमिक प्रदूषक। द्वितीयक प्रदूषक क्या होते हैं, इनका निर्माण जो है विद्युत चुंबकीय विकिरणों के प्रभाव के अधीन प्राथमिक प्रदूषकों तथा सामान्य वायुमंडलीय यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणामस्वरूप होता है। इसमें ओजोन आ जाएगा, नाइट्रस जो है अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आ जाएगा HNO3, सल्फर डाइऑक्साइड जो है इसमें आ जाएगा, उसके सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, यानी इसमें यौगिक की बात कर दिया, तो ये हो जाएगा, ठीक साथियों। द्वितीयक में वायु ओजोन है, द्वितीयक में याद रखेंगे। देखिए द्वितीयक में कौन कौन याद रखना है, ओजोन जो है ये हो जाएगा, सल्फर जो है ट्राई ऑक्साइड होना चाहिए, डाई नहीं ट्राई होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक अम्ल।
वायु प्रदूषक जब मानवीय या प्राकृतिक कारणों से वायुमंडल में उपस्थित गैसों के अनिश्चित अनुपात में अवांछनीय यानी फर्जी परिवर्तन हो जाता है, यानी फर्जी की चीज़ें उसमें और ऐड हो जाएं तो उसे क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। मतलब अवांछनीय का मतलब जो उपयोगी ना हो साथियों। जैसे पीएम पार्टिकुलेट मैटर 10 माइक्रोन से बड़े आकार वाले कणों को शुद्ध कणकीय पदार्थ या धूल की संज्ञा दी जाती है। ये शुद्ध होते हैं 10 माइक्रोन से बड़े। फ्लाई ऐश क्या है? फ्लाई ऐश सूक्ष्म पाउडर होता है जो वायु के साथ काफ़ी दूर तक यात्रा करते हैं। इसका उत्सर्जन मुख्यतः कोयला जो है आधारित ताप विद्युत घरों में होता है। इसमें सीसा, कोबाल्ट, आर्सेनिक, कॉपर जैसे नुकसानदेह पदार्थ होते हैं जिससे श्वसन तंत्र संबंधी जो है रोग होता है, प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। आपसे पीछे सीसा, कोबाल्ट, आर्सेनिक, इनसे क्या होता है? तो श्वसन संबंधी रोग होता है। अभी मैं ये सब याद कराता हूँ हवा में साथियों, टेंशन नॉट। अब देखिए ये निलंबित कणकीय पदार्थ ईएसपीएम, इनका आकार अब देख सकते हैं, ये पूछा नहीं जाएगा लेकिन आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। इसका आकार 1.2 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर होता है। PM10 का क्या होता है? 10 माइक्रोमीटर से छोटे आकार के कण होते हैं। ये श्वसनशील निलंबित कणकीय पदार्थ हैं। PM2.5 ये आकार से छोटे होते हैं। श्वसन संबंधी बीमारियां ये भी सबसे ज़्यादा ये श्वसन संबंधी बीमारियां पैदा करते हैं। ठीक, सांस लेने में दिक्कत होती है, इसीलिए शहरों में देखते होंगे हर एक लड़का लड़की मास्क लगाए टहल रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड ये दोस्तों साइलेंट किलर है, यानी ये ऑक्सीजन के साथ बहुत अधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन के साथ जो है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिससे क्या होगा है ऑक्सीजन बाधित हो जाती है और जो इंसान की मौत हो जाती है। इसीलिए इसे दम घोटू गैस कहते हैं। सभी वायु प्रदूषकों के 50% भाग का प्रतिनिधित्व करती है, इसे दम घोटू गैस कहते हैं। मीथेन कहाँ? तो धान के खेतों में, कोयले के खदानों में, घरेलू पशु वातावरण मीथेन उत्सर्जित करते हैं। ठीक, बेंजीन से क्या होता है? रक्त कैंसर होता है। बी से बेंजीन, बे से ब्लड कैंसर, क्या ब्लड कैंसर, बी से बेंजीन, बे से ब्लड कैंसर, इजी हो जाएगा ना। कैडमियम, अब जब कैडियम इटाई रोग होता है। कैडी खाए हैं? कैंडी आप सुने होंगे, इस तरह होता है। तो देखिए ये बहुत ठोस होता है, यानी ईंटे के समान होता है। ईटा समझते हैं, ईंट इटाई रोग, तो कैडमियम इटाई रोग, कैडमियम श्वसन विष की तरह जो है कार्य करते हैं। इटाई रोग भी इसी के कारण होता है। ये हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं एवं रक्तदाब को बढ़ाते हैं। बताइए समझ में आई चीज़ें कि नहीं? बेंजीन ब्लड मतलब जो है ब्लड कैंसर है। ठीक, बी से बेंजीन, बे से ब्लड कैंसर। मीथेन कहाँ कहाँ पाई जाती है? धान के खेतों में, कोयले के खानों में, घरेलू पशु वातावरण में। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दम घोटू गैस कहते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ये समझ में आए? सच बताऊँ ना, यहाँ से ही एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 5 क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है यहीं से हो सकता है 4 क्वेश्चन मिल जाए आपको, लेकिन फिर भी मैं और पढ़ा दूंगा आपको। PYQ पहले कराऊंगा, फिर एक मैराथन और ले आऊँगा। ठीक, धीरे धीरे मैं मैराथन ही अब करूँगा क्या भाई, इतना ही तो काम है, कोई टेंशन ना लीजिए, सब हो जाएगा। अब देखिए राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, इसकी शुरुआत कब होती है? प्रधानमंत्री ने 6 अप्रैल 2015 को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का शुभारंभ किया। पूछ सकता है एग्जामिनर, तो बता के आना है कि 15 में शुरुआत होती है। ठीक, अब देखिए AQI में 8 प्रदूषकों को सम्मिलित किया गया। निलंबित प्रदूषण यानी PM10 है, PM2.5 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, NO2 है, और ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, लेड है यानी सीसा। भाई रट लीजिएगा यार, पूछ सकता है निम्नलिखित में से जो है राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो PM10, PM2.5, PM1.5 इस तरह दे देगा तो आप गलत कर देंगे। याद रखेंगे कि PM10 है वो PM2.5 है। इसके अलावा जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ओजोन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 है, अमोनिया है, NH3 है, और लेड यानी सीसा है। अगर मैं बात करूँ वायु गुणवत्ता सूचकांक को 6 श्रेणियों में बांटा गया है। कितने श्रेणियों में साथियों? तो 6 श्रेणियों में बांटा गया है, आपको ये भी याद रखना है। अब देखिए मैं ये आपको बताता हूँ 6 श्रेणी कौन कौन से हैं। देखिए अच्छा वाला 0 से 50 AQI होना चाहिए, हरा है। ठीक, संतोषजनक हल्का हरा, ये आप पढ़ सकते हैं। वैसे गंभीर आपको देखना है कि गंभीर और अति खराब, अति खराब होगा तो लाल, गंभीर यानी गहरा लाल, गा से गंभीर, गा से गहरा लाल, अति खराब यानी लाल। समझ में आएगा नहीं? अब अच्छा है तो हरा हो जाएगा। बस इतना याद रखना है। AQI एक मतलब इस समय हमको लगता है ज़्यादा था ना, आप देखेंगे हमको लगता है इस कंडीशन में था दिल्ली का AQI,
तो ये चीज़ हो जाएगी, आपको रटना है। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय वायु जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स की शुरुआत कब होती है, 2015, 6 अप्रैल 2015। इसमें कितने जो प्रदूषकों को सम्मिलित किया गया है, 8 प्रदूषकों को इसमें सम्मिलित किया गया है। कितने साथियों, 8। कौन कौन से हैं, तो PM10, PM2.5 है, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 है, ओजोन O3 है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO है, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 है, अमोनिया NH3 है और लीड PB है। ठीक साथियों, समझ में आया। आगे देखिए, जल प्रदूषण बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इटाई रोग किस मतलब इटाई रोग से, इटाई से कौन सा रोग होता है, कैडमियम, बेंजीन से ब्लड कैंसर। ठीक, अब आगे देखिए, ये सब लोग समझिए। जल की गुणवत्ता को कम करने वाले तत्व को जल प्रदूषक कहते हैं। देखिए, सामान्य रूप से जल की गुणवत्ता का निर्माण जो है जैव ऑक्सीजन मांग यानी BOD, बायो ऑक्सीजन डिमांड, ठीक, जैव ऑक्सीजन डिमांड, रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड CO2, ठीक, और घुली ऑक्सीजन DO और pH के आधार पर किया जाता है। ये ऐसे आपको समझ में आना चाहिए। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए, परीक्षण जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरण कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का आकलन करता है। पीने के स्वच्छ जल की BOD की मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1 ppm से कम होना चाहिए। सामान्यतः नदियों में BOD का जल स्तर 40 मिलीग्राम जो है प्रति लीटर होना चाहिए। कितना, 40 मिलीग्राम प्रति लीटर BOD होना चाहिए सामान्य जो है नदियों में। पूछ सकता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, जल प्रदूषण के कारण कौन कौन सा रोग होता है, हैजा होता है, तपेदिक होता है, पीलिया है, अतिसार है, मियादी ज्वर है, पैराटाइफाइड है, पेचिस है। ये सारे रोग होते हैं जल प्रदूषण से। एबेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन से एबेस्टोसिस यानी फेफड़े के कैंसर का रूप है नामक रोग होता है, ये भी आपको याद रखना है। पारा युक्त जल पीने से मिनीमाता रोग होता है। कौन सा होता है, मिनीमाता रोग। किससे, पारा से। पारा से कौन सा रोग होता है, मिनीमाता रोग होता है यानी HG। अच्छा, सिंदूर में इसका प्रयोग करते हैं कि नहीं, तो माता जी जो है सिंदूर लगाती हैं कि नहीं, तो मिनी माता यानी छोटी माता सिंदूर लगाती है। मतलब इस तरह रिलेट हो जाएगा आपको बहुत आसानी से। एबेस्टस, ये किस, इससे देखिए, रेशों से युक्त जल के सेवन से एबेस्टोसिस होता है यानी फेफड़े के कैंसर के रूप में नामक रोग होता है एबेस्टस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा। ठीक, पेयजल में नाइट्रेट की कमी से बिलू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है। कैडमियम से इटाई रोग होता है। किससे, जल, पेयजल की कमी से। ये बहुत मतलब क्या बताएं यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है, जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट नामक रोग होता है। ये क्वेश्चन रियल बताऊं, यहीं से ये वाला क्वेश्चन सेम देखिए, ये क्वेश्चन RO 2023 का जो पेपर हुआ था अभी 27 जुलाई 2025 को, उसी में हूबहू क्वेश्चन पूछा था साथियों, हूबहू क्वेश्चन था। समझ सकते हैं कि नहीं। उसमें लिखा था फ्लोराइड की जो है, फ्लोराइड से जो है कौन सा रोग होता है, जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैकफुट नामक रोग होता है, सीसा युक्त से एनीमिया होता है, सिर दर्द एवं मांसपेशियों में कमजोरी का आभास होता है। ये आपको ना यहाँ सच बताऊँ मैं 2 नंबर मेरे ख्याल से मिलने चाहिए थे। ये PDF बहुत रामबाण है, इतनी ही PDF साथियों। फर्जी चीज़ें पढ़ के क्या करोगे यार। हम कहते हैं 4 नंबर अगर 5 में मिल जाए बहुत है आपके लिए। बहुत नहीं पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ो लेकिन रटा होना चाहिए सबक। अब बताइए, जिसको इतना रट गया ना, हम कहते पेपर बनेगा देख लेना, इससे बाहर क्या ही पूछ लेगा। तो पहले चयन कर लीजिए हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वरना फिर भटकते रहेंगे आप, कोई मतलब नहीं है साथियों। ठीक, अब हम देखते हैं ध्वनि प्रदूषण। चलो, उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अर्थात अवांछित शोर के कारण उत्पन्न अशांति व बेचैनी की दशा को क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता किसमें मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। किसमें, डेसिबल में। ध्वनि जो है प्रदूषण वाले क्षेत्रों में हमें जो है पौधों को अधिक रोपित किया जाता है, क्योंकि उनमें जो है ध्वनि को अवशोषित करने की क्षमता होती है। साथियों, मैं इसमें नेशनल पार्क आपको अलग से करा दूंगा। ठीक है, नेशनल पार्क है और 2-3 टॉपिक अलग से भी करा दूंगा इसी के बाद जस्ट, तो वो भी कर लीजिएगा आप लोग, ताकि वहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो गलत नहीं होगा। मैं ट्रिक से अभी पढ़ा देगा आपको आराम से। ठीक, अब देखिए, जैसे ये पूछ सकता है कि जो है पत्ती की सरसराहट के लिए कितना डेसिबल होना चाहिए, 20। पत्ती की सरसराहट के लिए 20, फुसफुसाहट के लिए 30 और शांत कमरे की ध्वनि 40। 60 डेसिबल सामान्य बातचीत है, 80 से 85 ट्रक व बसों की आवाज़ है, 120 से जेट इंजन की आवाज़ है, 150 डेसिबल जेट प्लेन की लैंडिंग है, 180 डेसिबल रॉकेट इंजन है। ठीक, तो ये याद होना चाहिए आपको। हो जाएगा कि नहीं साथियों, बताइए। हो जाएगा ना, तो आराम से याद कर लीजिएगा।
ये रटना पड़ेगा आपको, कोई ऑप्शन नहीं है, इसके सवाल ले लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए यूनाइटेड नेशन जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना होती है 1972। कहाँ? नैरोबी केन्या में होती है। ठीक, वन संरक्षण अधिनियम इसी के समय का है। उसके बाद रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में जिनेवा होती है। देखिए आप बताइए, रेड क्रॉस, अगर किसी चीज़ को क्रॉस कर रहे हैं तो आप जान से जा सकते हैं, आपका जान जाएगा जिनेवा। ठीक, एक स्विट्जरलैंड है, एक फ्रांस है, इसके बीच में जूरा पर्वत है। कौन सा? जूरा पर्वत। स्विट्जरलैंड जर, यहाँ भी जर है, जूरा, तो स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में ये है। और फ्रांस और स्पेन के बीच में कौन सा है? तो पेरिनेज है। अभी एसआई में आया हुआ पेपर में क्वेश्चन था। ठीक, क्या पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था? पेरिनीज। देखिए फ्रांस और स्पेन, और यहाँ देखिए पी है ना है, पेरिनीज। ठीक है, तो आराम से कर ले जाएंगे। ग्रीन पीस 1971 एम्स्टर्डम नीदरलैंड। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961 लंदन इंग्लैंड है। WWF 1988 कैम्ब्रिज इंग्लैंड हो जाएगा। ह्यूमन राइट वॉच न्यूयॉर्क है। IPCC ये जिनेवा में भी है। ट्रैफिक वाला कैम्ब्रिज है। ये आपको रटना पड़ेगा, ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर 1948 में स्थापना होती है। कहाँ मुख्यालय? इंग्लैंड में। ठीक साथियों, देखिए इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो एमनेस्टी वाला याद कर लीजिए, ये दो याद कर लीजिए, और एक ये याद कर लीजिए। बाकी चाहे आप भूल सकते हैं, भूल जाइए। एक ये याद करना चाहे तो कर लीजिए, वरना यही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखिए साथियों यहाँ पे सम्मेलन कुछ देख लेते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट है। देखिए आपसे पूछे स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुआ? स्विट्जरलैंड में हुआ 1972 में। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा जो है किसे कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना हुई। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा होती है। मॉन्ट्रियल जो है सम्मेलन जो है कनाडा में हुआ 1987 को। ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर को ओजोन दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक साथियों, रियो सम्मेलन ब्राजील रियो डी जेनेरियो में हुआ। सतत विकास हेतु जो है एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC की स्थापना। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल ये होता है 1997, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है साथियों। उसके बाद जोहान्सबर्ग ये 2002 में हुआ। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन था। गरीबी उन्मूलन विश्व एकजुटता कोष की स्थापना। सतत विकास पर बल दिया गया। ये आपको सिर्फ पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। हरित जलवायु कोष की स्थापना होती है जो है कानकुन मैक्सिको में होता है। कानकुन सम्मेलन। रियो 20 ब्राज़ील में होता है। द फ्यूचर वी वांट मसौदा तैयार होता है 2012 में। जलवायु सम्मेलन अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021। इतना जरूरी नहीं है। ये देखिए कुछ पुरस्कार दिए जाते हैं। अगर आपसे पूछे पर्यावरणीय पुरस्कार, टाइलर पुरस्कार 1973 में इसकी शुरुआत होती है, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है। गोल्डमैन पुरस्कार 1989 गोल्डमैन फाउंडेशन द्वारा। ग्लोबल 500 पुरस्कार 500 1987 UNEP द्वारा। यूनाइटेड नेशन जो है इन्वायरमेंट प्रोग्राम मुख्यालय नैरोबी 1972। अगला है गोल्डन पांडा पुरस्कार, वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी ब्रिस्टल इंग्लैंड के द्वारा दिया जाता है 1982। ससाकावा इंपॉर्टेंट है, UNEP के द्वारा ससाकावा पुरस्कार। विटली पुरस्कार विटली फंड ऑफ नेचर के द्वारा 1994 में। ये सारे पर्यावरण से संबंधित हैं, आपको बस इतना याद रखना है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 भारत सरकार। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार 1986 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तो साथियों देखिए इसमें मैंने जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी थी सारी दे दी। अब मैं आपको केवल जो है 2 चीज़ें और अलग से पढ़ा देता हूँ। उसमें क्या है जो है नेशनल पार्क में एक बार आपको करा देता हूँ। ठीक साथियों, तो रुकिए मैं दूसरी PDF लगाता हूँ, उसमें नेशनल पार्क आपको करा देता हूँ। देखिए साथियों हम लोग राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। अगर आपसे कहे पापीकोंडा तो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। राजीव गांधी जिसे हम रामेश्वर कहते हैं, रामेश्वरम, ये भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। वेंकटेश्वर जो है ये भी कहाँ है? आंध्र प्रदेश। यहाँ पे अगर जो मैं ट्रिक बताना चाहूँ तो नवीन सर की ट्रिक है, मेरी कोई ट्रिक नहीं है। कुछ चीज़ों में मैंने ट्रिक लगाई है, बाकी मतलब उन्हीं की ट्रिक है इसमें। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पापीकोंडा की मैं बात करूँ, देखिए अगर आप पाप हो जाएगा, मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है चल रहा है तो उसके सामने क्या आ गया? जीव आ गया। कोई जीव आ गया तो उसकी क्या हो जाएगी? जीव की मृत्यु हो गई तो उससे क्या होगा? पाप हो गया। अब उस पाप को हरेगा कौन? तो वेंकट भगवान यानी वेंकटेश्वर भगवान हर लेंगे। ठीक, तो इस तरह जो है पापीकोंडा, राजीव गांधी और वेंकटेश्वर कहाँ है? आंध्र प्रदेश।
मौलिंग अरुणाचल प्रदेश में है, मौलिंग नामदफा अरुणाचल प्रदेश। तो ये दोनों कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। डिब्रू साइखोवा ये कहाँ है? असम में है। काजीरंगा असम में है। मानस असम में है। नामेरी असम में है। ठीक। राजीव गांधी ओरांग ये भी कहाँ है? असम में। देहिंग पटकई आज शाम हम उसे पटक के मारेंगे यानी देहिंग पटकई। रायमोना तो ये भी क्या है? असम में है। वाल्मीकि वाला बी से बिहार, बी से वाल्मीकि, तो ये तो आप जानते हैं आप। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में। घास कहाँ पड़ी है? छत पे पड़ी है, जिसे अब संजय गांधी जो है जो है, हाँ हमको लगता है संजय गांधी करके कुछ नाम है क्या, ऐसे है कुछ। इंद्रावती छत्तीसगढ़, और कांगेर ठीक छत्तीसगढ़, ये भी छत्तीसगढ़ है। मोलेम कहाँ है? गोवा में है। ब्लैक बक ये है गुजरात में। गिर कोई इंसान गिर गया है, मर गया है, उसके वंश का दाइंड हो गया है, उसके घर में से ब्लैक बैक हो गया है, तो देखिए तीनों कहाँ हैं? गुजरात में है। ठीक। मरीन वाला भी कहाँ है? गुजरात में है। वंशदा गुजरात में है। कलेसर हरियाणा में है। सुल्तानपुर भी हरियाणा में है। ग्रेट हिमालयन कहाँ है? हिमाचल प्रदेश है। इंद्रकीला हिमाचल प्रदेश। खीरगंगा ये भी हिमाचल में। पिन वैली ये भी हिमाचल के जो है पास क्या है? पिन है। ऐसे एक ट्रिक मैंने बनाई थी, सुईल करके थी जो है ट्रिक, सुईल नदी शायद पूछा था हिमाचल प्रदेश, तो वहाँ मैंने ट्रिक बना दी थी। आप जो इंडियन ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे। कर्नल शेरजंग सिंबलवारा हिमाचल प्रदेश। बेतला झारखंड है। अंसी कर्नाटक है। बांदीपुर कर्नाटक है। बन्नेरघट्टा ये भी कहाँ है? देखिए अंसी नाम की बंदी क्या कर रही है? नाटक कर रही है। ठीक। बन्नेरघट्टा कर्नाटक। कुद्रेमुख ठीक, और मुंह बनाए हुए है तो कुद्रेमुख कर्नाटक। ये लोहे से संबंधित लोह एक मतलब कुद्रेमुख जो है लौह अयस्क की खान भी है। नागरहोल कर्नाटक हो जाएगा। अनाईमुडी केरल है। इराविकुलम केरल है। मथिकेट्टन जो है 16 केरल है। पाम्बादुलम 16 केरल है। ठीक साथियों, आगे देखिए मैं सब पढ़ा दे रहा हूँ। पेरियार जो है कहाँ है? तो केरल है। साइलेंट वैली केरल है। ठीक। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश है। डायनासोर जीवाश्म पार्क मध्य प्रदेश है। जीवाश्म वाला कहाँ है? एमपी है। ठीक। पेंच मध्य प्रदेश। कान्हा मध्य प्रदेश। कोनो मध्य प्रदेश। माधव मध्य प्रदेश। पन्ना मध्य प्रदेश। संजय मध्य प्रदेश। ठीक। सतपुड़ा जो है टाइगर वो जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यहीं पे है। वन विहार मध्य प्रदेश। चंदौली महाराष्ट्र है। गुग्गामल महाराष्ट्र है। नवेगांव महाराष्ट्र है। पेंच जवाहरलाल नेहरू महाराष्ट्र है। संजय गांधी बोरीवली महाराष्ट्र है। तड़ोबा महाराष्ट्र है। ये इम्पोर्टेंट है साथियों। कैबिल लॉन्गजाओ मणिपुर है। सिरोही मणिपुर है। बालपक्रम मेघालय हो जाएगा। ठीक साथियों। नो क्राइम यानी नो क्राइम, घायल हो गए हो तो नो क्राइम मेघालय। मुरलेम मिजोरम है। फांगफुई नीला पर्वत मिजोरम है। ईटाकी नागालैंड। ईटाकी कहाँ है? नागालैंड में। भीतरकनिका उड़ीसा। भीतरकनिका उड़ीसा। देखिए सिम ले ली और भीतर भीतर वो बतला रही है यानी उड़ रही है अब उड़ीसा। डेजर्ट राजस्थान। केवलादेव राजस्थान। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान। रणथंभौर राजस्थान। सरिस्का देखिए रिस्क है, रण है, ठीक, युद्ध है, और केवल राजा राजा ही करेगा ये सब। ठीक। कंचनजंगा साथियों कहाँ है? सिक्किम में है। गिंडी ये तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। इंदिरा गांधी अन्नामलाई तमिलनाडु। मृदुमलाई तमिलनाडु। मुकुड़ती मृदुमलाई अन्नामलाई मन्नार की खाड़ी ये सब तमिलनाडु है। कासु ब्रह्मानंदन रेड्डी और जो है महावीर हरिना वनस्थली ये भी कहाँ है? तेलंगाना में है। ठीक साथियों, आगे देखते हैं। मृगवानी तेलंगाना में है। क्लाउडेड लियोपार्ड त्रिपुरा में है। बाइसन जो है राजबाड़ी इंपॉर्टेंट है ये साथियों कहाँ है? त्रिपुरा में है। ठीक। दुधुआ वाला कहाँ है? उत्तर प्रदेश है। जिम कार्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये दुधुआ कहाँ है? दूध से खीर बनेगी, लखीमपुर खीरी में है। गंगोत्री उत्तराखंड है। गोविंद पशु विहार उत्तराखंड है। नंदा देवी उत्तराखंड है। राजा जी उत्तराखंड है। फूलों की घाटी उत्तराखंड है। बुक्सा पश्चिम बंगाल है। गोरुमारा ये भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल। जल्दापारा पश्चिम बंगाल है। नेओरा जो है घाटी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सिंगलीला ये भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है। कैंपबेल खाड़ी जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। गैलाथिया अंडमान निकोबार इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी मरीन वाला ये भी है। एक रानी लक्ष्मीबाई है, हाँ ये भी याद रखना है। माउंट हैरियट अंडमान निकोबार है। सैडल पीक ये भी अंडमान निकोबार। सलीम अली ये भी ये जम्मू कश्मीर में है। द चिंगम देखिए चिंगम किससे खाओगे? मुंह से, तो जम्मू हो जाएगा द चिंगम। काजी नाम जम्मू कश्मीर। किश्तवाड़ किस्त हमें लेंगे क्यों? क्योंकि हमें अमीर होना है तो हम किस्त पे ब्याज उठाएंगे तो किश्तवाड़।
जम्मू कश्मीर। हेमिस भारत का सबसे बड़ा, ये लद्दाख में है हेमिस। देखिए पीसीएस में आए हुए क्वेश्चन है, कुछ करा देता हूँ। येलोस्टोन नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, जो ओल्ड फेथफुल गीजर इसी पार्क में है। पीसीएस में आया क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखना है। कहाँ है? तमिलनाडु में। भारत में मध्य प्रदेश सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कुल 11 वाला है। मणिपुर स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान संघाई हिदड़ का जो है क्या है, प्राकृतिक आवास है। यह उद्यान तैरते हुए अपघटित जो वनस्पतियों से युक्त फुमडी जो है जिसे कहते हैं, यहाँ पे पाई जाती है। आईएएस में आया क्वेश्चन है, पीसीएस में आया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1986, पीसीएस 2017। अब बताइए 1996 में पूछ नहीं सकता है भाई, काहे नहीं पूछेगा, पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, ये भी देख लीजिए। वर्ष 1936 में स्थित हेली राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान। देखिए हेली जो ये जिम कॉर्बेट वाला है ना, इसी का नाम प्रदान किया गया। 1956 में इसका नाम परिवर्तित करके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। समझ में आई साथियों बातें कि नहीं आई? तो ये हमने जो है आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी करा दिया है। बहुत नहीं कराया है, लेकिन जितना कराया है बहुत सॉलिड कराया है, और जो चीज़ें हैं आपके जहन में उतरी जरूर होंगी। एक बार मैं रिवीजन को करा देता हूँ छोटा सा, ऐसे ही कुछ चीज़ें। जैसे आपसे पूछे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 का है। जल के सबको चाहत रहती, जल संरक्षण अधिनियम 1974 का है। वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 का है, ठीक। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 का है। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 का है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का है, ठीक। वो तो ऐसे ही बता दिया। इटाई रोग कैडमियम की कमी से होते हैं। इटाई रोग पारा यानी मरकरी मिनीमाता रोग पारा की कमी से होता है, मतलब उससे पारा युक्त जल पीने से होता है साथियों। और क्या था, ठीक, ये मैंने बताया। और मैं बता दे रहा हूँ ऐसे आपको, मैं डेट या हाँ देखिए एजी टांसले जो है, टांसले यानी सिस्टम, इकोसिस्टम टांसले, और हैकल जो है इकोलॉजी, ठीक, ये याद होना चाहिए। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, सदैव। और अगर बात करें जीवभार का पिरामिड जो है तालाब में कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है, ठीक। और अगर घास पे पूछे कि घास वगैरह पे कहाँ बनता है, भूमि पे पूछे तो उसमें जो है सीधा बनता है। क्यों? क्योंकि भाई घास सबसे अधिक रहेगी नीचे, उसके ऊपर मान लीजिए उसे खाने वाला कोई जीव होगा, उसके ऊपर उसे खाने वाला जीव होगा, तो सबसे ज़्यादा तो भार नीचे ही होगा ना, तो ये आपको याद रखना है। और अगर मैं बात करूँ साथियों, और कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई है, अम्लीय वर्षा है, प्रदूषण है, बहुत सारी चीज़। जैसे आपसे पूछे कि द्वितीयक प्रदूषण कौन है, तो H2SO4 है, HNO3 है, SO3 है, और ओजोन है, O3 भी इसी में आता है। ओजोन की इकाई डाप्सन है। समताप मंडल में 90%, क्षोभ मंडल में 10%। जो 10% ओजोन क्षोभ मंडल में है वो बैड ओजोन है, जो 90% है वो गुड ओजोन है। समझ में आया कि नहीं? तो अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ है साथियों। इतना अगर आप कर लिए, यकीन मानिए आपके कम से कम 5 में 4 क्वेश्चन जरूर सही हो जाएंगे, ये मुझे पता है। तो इतना ही पढ़िए, 2-3 बार वीडियो देख लीजिएगा, जब भी टाइम मिलेगा आपको कई बार देख लीजिए, लेकिन पढ़ना आपको इतना ही है बार बार। बाकी मैं आपको PYQ जो कराऊंगा, तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के PYQ करा दूंगा 1000, तो जो क्वेश्चन यहाँ बच गए हैं वहाँ कवर हो जाएंगे। बस इतना ही कर लीजिए, बहुत है। बाकी आप कहेंगे तो फिर पढ़ा देंगे। उसके बाद साथियों कंप्यूटर हमें पढ़ाना है, भी बहुत कुछ पढ़ाना है, तो डेली में मैराथन देता रहूँगा, आप पढ़ते रहिए बस, ठीक साथियों। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।